आज की वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4, जो कि आपके बेसिकली इसमें ये सेट्स है जिसमें मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। वो सारे क्वेश्चंस आपके जो जेईएन के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 3 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 0 to 250 वोल्ट मीटर हैज अ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑन फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। द वोल्टेज मेजर बाय दिस मेजरमेंट इज 100 वोल्ट। अब आपको पूछा है कि लिमिटिंग एरर क्या होगी, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। आज के सेट में मोस्टली आपको क्वेश्चन मेजरमेंट के ही मिलेंगे, क्लियर है। तो देखो ये लिमिटिंग एरर वाला आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिमिटिंग एरर निकालने को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो उसका डायरेक्ट अगर फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली देखो इसमें आपको पूछिए कि लिमिटिंग एरर बताओ जब आपका वोल्ट मीटर कितनी मेजर कर रहा है, 100 वोल्ट मेजर कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखो परसेंटेज में एरर एट डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखो डायरेक्ट। तो देखो एरर एट डिजायर्ड वैल्यू वो होता है आपका फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल, ठीक है, इनटू जो आपकी एक्यूरेसी दे रखी है डिवाइडेड बाय डिजायर्ड वैल्यू। सो देखो फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखते हैं। सो देखो फुल स्केल कितनी है, यानी जो वोल्ट मीटर है इसकी ये 250 वोल्ट क्या हो गई इसकी फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। तो ये आपकी होगी 250, 250 मल्टीप्लाई एक्यूरेसी कितनी आपकी 1%, तो ये लिख लिया 1%, ठीक है। सिंस मैंने देखो इसको परसेंटेज में लिखा तो मेरे को वैल्यू भी जो एरर मिलेगी वो भी परसेंटेज में मिलेगी। और डिजायर वैल्यू क्या है, 100 वोल्ट पे आपको निकालना है, तो ये हो गया 100। तो यहाँ से देखो आपको परसेंटेज में कितनी मिली है, ये हो गया आपकी 2.5%। और ये जो एरर निकाली आपने डिजायर वैल्यू पे, ये आपकी और कुछ नहीं है कि आपकी लिमिटिंग एरर है, लिमिटिंग एरर। सो आप क्या करिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिमिटिंग एरर आपको बहुत पूछी जाती है मेजरमेंट में, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5%। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज, बेसिकली रिजोल्यूशन क्या होता है इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो देखो रिजोल्यूशन बेसिकली वो आपकी मतलब मिनिमम क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। मिनिमम क्वांटिटी जो आपका इंस्ट्रूमेंट इजीली मेजर कर सके वो आपका होता है रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगी ए ऑप्शन, द मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर। अगला देखते हैं। A 0 to 200 volt DC moving coil voltmeter has a guaranteed accuracy of 0.75% of full scale reading. The voltage measured by this instrument is 100 volt. The limiting error is, so देखो सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो देखो डायरेक्ट लिमिटिंग एरर निकालते हैं। सो लिमिटिंग एरर इक्वल टू फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फुल स्केल यानी 200 वोल्ट इनटू कितनी एक्यूरेसी दी है 0.75 डिवाइडेड बाय आपकी डिजायर्ड कितनी है 100, क्लियर है। सो यहाँ से देखो उसको सॉल्व करो, ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी आएगी 20 से 20 कैंसिल, ये आपकी हो जाएगी 1.5%, ठीक है। तो आपकी लिमिटिंग एरर कितनी आई 1.5% पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इससे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, वरना नॉर्मली लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड मेथड होता है, एक स्टैंडर्ड अप्रोच है उससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे भी आपका आंसर 1.5% ही आता है, बट उसमें टाइम ज्यादा लगता है। बट सिंस आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब फॉर्मूलेज वगैरह ये शॉर्टकट है जिससे आपको आंसर मिल जाए वो पता होना चाहिए। जो इसका आंसर हो जाएगा 1.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An ammeter of range 0 to 25 ampere has guaranteed accuracy of 1% on full scale reading. The current measured by the ammeter is 5 ampere. The limiting error in the reading is. So देखो ये दो क्वेश्चन जो अभी थे वो वोल्ट मीटर से थे, ये आपके अमीटर से। तो इसमें भी सेम देखो लिमिटिंग एरर, फुल स्केल वैल्यू कितनी 25 एम्पियर इंटू 1% आपकी ये एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर, ये कितना जाएगा आपका 5%, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेड टाइम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज, ठीक है, बेसिकली कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो डेड टाइम होता है वो क्या होता है ये बेसिकली पूछ रहा है। तो सपोज देखो कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का ये कोई कर्व है, ठीक है, ये आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में आपका कर्व है, ठीक है। ये आपका हो गया आउटपुट, ये आपका हो गया इनपुट। सो देखो आपने जैसे इनपुट दिया ना
इंस्ट्रूमेंट में, तो वो आउटपुट हाथों हाथ नहीं देगा, वो क्या करेगा, कुछ देर बाद आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर टाइम है ना, ये इतना, यहाँ तक देखो आपको, आपने इनपुट तो दे दिया बट आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिला ना, तो इसको आप बोलते हो डेड टाइम। कभी कभार ये आपको बोलेगा डेड टाइम, या फिर ये आपको बोलेगा डेड जोन, और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एसएससी में पूछ रखा है। क्लियर है, तो ये होता है डेड जोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऑप्शन पढ़ो आप, देखो फर्स्ट क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू बिगिन रेस्पॉन्ड टू अ चेंज इन द मेजरेंट। फिर क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट टू वार्म अप इनिशियली the largest change of input quantity for which there is no output in the instrument। so देखो इतना आपका चेंज है, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये आपका क्या है, इनपुट पे चेंज। ठीक है, इसके लिए आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिला, यानी सबसे बड़ा चेंज इनपुट में जिसके लिए आपको कुछ भी आउटपुट नहीं देता इंस्ट्रूमेंट, वो आपका होता है डेड टाइम। ठीक है, और इसको डेड जोन भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पैन ऑफ ए जीरो सेंटर वोल्ट मीटर हैविंग ए स्केल ऑफ -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट। सो देखो ये आपका वो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये जीरो सेंटर है, यानी आपका जो जो मेजरिंग का जो एरो है वो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये आपका +10 हो गया, ये आपका -10 हो गया। ठीक है, तो आपको पूछी स्पैन क्या होगा, तो स्पैन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 + 10, ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्म स्केल। सो देखो ये आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो देखो आपका एक ही इंस्ट्रूमेंट है, आपने इतने सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे, ठीक है, आपका एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो है आपका पीएमएमसी, जिसका स्केल जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, पीएमएमसी का यूनिफॉर्म होता है स्केल, ये आप याद रखिए। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है दूसरे, थर्मोकपल, हॉट वायर और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनका नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। और एक आपका होता है मूविंग आयरन, जो कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मूविंग कॉइल, जो कि आपका होता है, इसको मूविंग कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी आप याद रखो, कभी कभार ये ऑप्शन में मूविंग कॉइल दे देगा, मूविंग कॉइल। ठीक है, ये आपका मूविंग आयरन होता है एक, मूविंग आयरन का भी स्केल आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये स्केल के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्क पर वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट। बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपके देखो अलग अलग नीडल्स वगैरह लग रखी होती है जो आपकी रीडिंग को डिनोट करती है। ठीक है, तो उनका जो टॉर्क पर वेट रेशियो होता है, ठीक है, वो अगर हाई है ना, इसका मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, ये बेसिक मतलब होता है। ठीक है, तो टॉर्क पर वेट रेशियो जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी के, तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। अगर ये टॉर्क पर वेट रेशियो हाई है तो सेंसिटिविटी भी हाई होगी। तो बेसिकली ये इसी को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। if 2 meter x and y required 40 milliampere and 50 milliampere respectively to give full scale deflection, then बेसिकली देखो आपके पास 2 मीटर है, एक मीटर है x, एक मीटर है y। ठीक है, x को 40 मिली एम्पियर, ठीक है, इतना करंट चाहिए होता है जब अगर फुल स्केल वैल्यू आपको रीड करनी है, और y को 50 मिली एम्पियर चाहिए होता है जब इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन को रीड करना होता है। ठीक है, सो देखो आपको यहाँ पे देखो एक चीज पता होनी चाहिए, जो आपकी सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 1/IF। ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। तो देखो सेंसिटिविटी आपकी होती है 1/IF। तो यहाँ पे जो IF जो मैंने लिखा है, ये IF, ये आपका होता है फुल स्केल करंट, फुल स्केल करंट बोलो या फिर फुल स्केल रिफ्लेक्शन पे जो करंट मिलेगा वो वाला करंट। ठीक है, ये IF होता है। तो देखो एक तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है, एक यहाँ पे पूछी जाती है सेंसिटिविटी की यूनिट। तो देखो आपका जो करंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। तो यहाँ से आपको सेंसिटिविटी की यूनिट क्या मिली, सेंसिटिविटी की यूनिट इसकी हो जाएगी आपकी ओम पर वोल्ट। ठीक है, ये यूनिट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपके पास एक तो है एक्स मीटर, ठीक है, तो देखो ये मैंने वो लिख लिया एक्स, और एक आपके पास है वाई मीटर। ठीक है, अब देखो जो एक्स है उसको फुल स्केल
डिफ्लेक्शन देने के लिए कितना एम्पियर चाहिए होता है, 40 एम्पियर, ठीक है। और जो वाई है इसको चाहिए होता है 50 मिली एम्पियर, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के लिए। तो देखो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो करंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के लिए जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो अगर ज्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, बिकॉज इनवर्स रिलेशन में। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, बिकॉज देखो ये जो 50 है, ठीक है, और ये आपका क्या है 40। तो देखो इसको अगर ऐसे कोई मिली में दे रखा है इसलिए कंफ्यूज हो रहा हो, तो देखो सिंपल ऐसे करो, 40 डिवाइडेड बाय 30 बिकॉज मिली है, तो ये आपका कितना आएगा 0.04, और ये नीचे वाला क्या आएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो किसको मतलब बेसिकली ज्यादा करंट मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। तो देखो 0.05 वैल्यू क्या है, ज्यादा है आपकी। तो अगर ये करंट ज्यादा है तो वाई की सेंसिटिविटी क्या हो गई, कम। तो यहाँ से आपको पता चला कि सेंसिटिविटी एक्स की, ठीक है, एक्स की जो सेंसिटिविटी वो क्या है, ज्यादा है वाई के कंपेयर में, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पे देख के बता दिया। सो आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक्स इज मोर सेंसिटिव। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो जो मैंने इस क्वेश्चन में चीजें बताई ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। सो आगे देखते हैं। The accuracy of 0 to 10 milliampere meter is plus minus 2%. What is its accuracy while taking a reading of 5 milliampere? So basically ये जो क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज कर दी है, बट पूछा इसमें आपको लिमिटिंग एरर दी है। सो देखो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाओ, लिमिटिंग एरर इक्वल्स टू, देखो फुल स्केल रीडिंग कितनी है 10 मिली एम्पियर, ठीक है, फिर क्या है मल्टीप्लाई 2% डिवाइडेड बाय 2% प्लस माइनस के, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना 5 मिली एम्पियर। देखो मिली से मिली तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपको कितना आएगा 4% प्लस माइनस 4%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्हाट इज इट्स एक्यूरेसी व्हाइल टेकिंग ए रीडिंग ऑफ 5 मिली एम्पियर, कितनी होगी आपकी प्लस माइनस 4%। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। द स्मॉलेस्ट चेंज इन अ मेजर वेरिएबल टू विच एन इंस्ट्रूमेंट विल रेस्पॉन्ड। सो देखो ये मैंने आपको बताया था कि बेसिकली कोई भी छोटा से छोटा चेंज किसी भी मेजर वेरिएबल में, ठीक है, जिससे आपका इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड करने लग जाएगा, ठीक है, वो आपका कहलाता है रिजोल्यूशन। आगे देखते हैं। एक्यूरेसी इज डिफाइन एज, तो देखो आपकी अगर मेजरमेंट में देखते हो, जब आप एरर एनालिसिस पढ़ते हो तो उसमें तीन चीज आती है, देखो एक आता है एक्यूरेसी, एक सॉरी दो चीज आती है, एक आती है एक्यूरेसी, एक आती है प्रिसीजन, ठीक है। तो देखो उसका मतलब क्या होता है, सपोज आपने वो गेम खेला होगा डार्ट्स, ठीक है, जिसमें हम मतलब एक वो एरो टाइप में होता है जिसको हम थ्रो करते हैं उस बोर्ड पर, ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो सपोज मैंने देखो तीन ऐसे लिए, ये मैंने तीन लिए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो देखो जब फर्स्ट के लिए क्या किया आपने, जैसे थ्रो किया, ठीक है, फर्स्ट आपने थ्रो किया तो वो यहाँ पे जाके हिट हुआ, ठीक है, सेकंड टाइम आपने हिट किया तो वो यहाँ पे हुआ, थर्ड टाइम हिट किया तो सेंटर में हिट हुआ, ठीक है। और आपका टारगेट क्या होता है, सेंटर वाला आपका टारगेट था। तो आपको रिजल्ट देखो एक्यूरेट तो मिला, लेकिन तीसरी बार मिला ना आपको एक्यूरेट, तो एक्यूरेट तो मिल गया, बट ये डेटा प्रिसाइज नहीं है, मतलब प्रिसाइज का मतलब होता है आसपास नहीं है सारे, ठीक है। तो ये एक्यूरेट तो है, एक्यूरेट बिकॉज आपको सेंटर में आपने थ्रो कर लिया, ठीक है, सेंटर में आप आ गए, तो एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अब सेकंड वाले पे आओ, सपोज आपने देखो थ्रो किया, फर्स्ट थ्रो किया तो यहाँ पे आया, सेकंड थ्रो किया तो वो भी यहीं पे आया, और थर्ड थ्रो किया तो भी यहाँ पे आया। तो देखिए ये चीज आपकी एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज आपको एक्यूरेट रिजल्ट के लिए क्या चाहिए था, सेंटर में मारना था, बट सेंटर में वो गया ही नहीं, तो ये नॉट एक्यूरेट है, नॉट एक्यूरेट। बट ये क्या प्रिसाइज है, सारे आपने जितने भी थ्रो किए वो एकदम पास पास में किए, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिसाइज, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आपने थ्रो किए सबके सब सेंटर में जाके लगे, तीनों के तीनों, तो ये क्या हो गया आपका एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। सो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ठीक है।
सो देखो एक्यूरेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से आप समझ गए होंगे इस फर्स्ट वाले से कि एक्यूरेट का मतलब होता है कि एकदम क्लोज से क्लोज, एकदम जो आपको जो एक्चुअल वैल्यू जो मेजर करनी है, जो ट्रू वैल्यू आपको मेजर करनी है, उसके सबसे पास में आपको रीडिंग लेके आनी है, ठीक है, वो आपकी एक्यूरेट होती है। तो एक्यूरेसी क्या डिफाइन होगी आपकी, क्लोजनेस with which an instrument reading approach the true value of the quantity being measured। ठीक है, आप समझ गए, इससे रिलेट करो, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो देखो अगर सिंपल टर्म में आपको बताऊं, तो अगर देखो आप एक्यूरेसी की बात करते हो, ठीक है, तो एक्यूरेसी आपकी होती है क्लोजनेस, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, यानी जो आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, उसके कितनी पास है आपकी जो वैल्यू है। अगर एकदम जो ट्रू वैल्यू है वही वैल्यू अगर आपको मिल गई, तो वो एक्यूरेसी क्या हो उसकी 100% हो गई वो एक्यूरेसी। ठीक है, अगर देखो प्रिसीजन, प्रिसीजन की बात करते हो, प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है कि कितना आपका जो मेजर्ड की हुई जो वैल्यू है उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी कितनी बार आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, और जो रिप्रोड्यूस किया आपने तो आपको सेम वैल्यू मिली, यानी देखो आपने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से एक वैल्यू रीड की, आपको मिली 5 एम्पियर, दूसरी बार रीड की तो वो मिली 10 एम्पियर, तो इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है। एक सेम चीज आप रीड कर रहे हो, एक बार आपको 5 एम्पियर दे रहा है, एक बार आपको 10 एम्पियर दे रहा है, बट अगर देखो हर बार आप मेजर करते हो आपको 5 एम्पियर ही मिलती है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन बहुत अच्छा है। प्रिसीजन का मतलब होता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, यानी जो आपने मेजर की उसकी रिपीट होना, बेसिकली रिप्रोड्यूसिव मतलब रिपीट होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट गिवन फिगर द लिमिटिंग एरर इन द पावर डिसिपेशन आई स्क्वायर आर इन द रजिस्टर आर इज। तो देखो आपको एक ये सर्किट दे रखा है, इसमें देखो आपको रेजिस्टेंस क्या दिया है, आर इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 0.2 परसेंटेज, ठीक है, और ये आपका ओम। तो यहाँ पे आपको करंट दिया है 2 प्लस माइनस 5% एम्पियर। तो आप यहाँ पे आपको निकालनी है कि कितनी लिमिटिंग एरर होगी आपकी पावर डिसिपेशन की। क्लियर है? सो देखो कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि 5 प्लस 0.2% कर दे तो आपको 5.2 मिल गया, वो करेक्ट आंसर, बट ऐसे नहीं निकालते ये चीज। देखो इसका मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या होता है। सपोज, सो लेट, देखो x इक्वल्स टू कोई वैल्यू आपकी a प्लस माइनस ई आर 1, यानी कोई x कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, उसकी जो ट्रू वैल्यू है a और ई आर उसकी एरर है, लिमिटिंग एरर। सिमिलरली जैसे देखो आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस में दे रखा है 100 प्लस माइनस कुछ परसेंटेज में, और ये जो एरर है ना ये आपकी परसेंटेज में, ठीक है ना, जो मैं तरीका फॉर्मूला आपको लास्ट में बताऊंगा, वो आपकी ये परसेंटेज में दे रखी होगी ना एरर, तो वो आप अप्लाई करना, वरना अप्लाई मत करना। तो देखो सपोज दूसरी जो टर्म है वो है y, तो ये है b प्लस माइनस ई आर टू, अब ये वैल्यू परसेंटेज में, ठीक है। अब आपको निकालनी है, सपोज कोई टर्म निकालनी है, मान लीजिए p निकालना है, ठीक है, और p आपका है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर सिस्टम में कैसे निकालोगे, सो p की वैल्यू आपकी होगी, देखो x के केस में पहले क्या हो, a और b, ये आपकी क्या है, रियल वैल्यू है, बेसिकली ये परसेंटेज में नहीं दे रखी, ठीक है। सो इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर, सो देखो a स्क्वायर, क्लियर है, फिर क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे y, y की टर्म क्या है b, तो b के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये तो आपकी एक टर्म हो गई। अब प्लस माइनस, अब बची आपकी एरर। देखो एरर को कैसे लिखेंगे, और फर्स्ट x, x की पावर यहाँ पे क्या दे रखी है, 2 दिया ना, तो क्या करेंगे, ये जो एरर दिया ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ई आर वन, ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस माइनस, बेसिकली ऐड कर देंगे, प्लस माइनस आपने पूरा बाहर ले लिया, क्लियर है। तो देखो ई आर टू है, अब ई आर टू की क्या, देखो किसकी है ये, y के लिए है ये, ठीक है, तो y की देखो आपको पावर क्या दे रखी है 2, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू ई आर टू, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी, ये पूरी सिंगल टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसको सपोज कर लो ये कैपिटल एक्स लिख लेता हूँ, प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। तो सपोज ये ऐसे निकालते हैं, अगर कहीं पे भी आपको स्क्वायर वगैरह कुछ दिया हो तो आप ऐसे निकालोगे, क्लियर है। अब देखो जैसे ये वाला आपको एग्जांपल है, इसमें आपको पावर निकालनी है, तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, आई का स्क्वायर इंटू आर, अब इस आर की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई का स्क्वायर बोला है, यानी मैं क्या करूंगा, इस 2 का स्क्वायर करूंगा,
तो ये लो मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये किससे, आर से। आर में क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 100 ओम। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 100 का की पावर 1, बिकॉज इसमें पावर 1 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या करूंगा प्लस माइनस, अब एरर लिखूंगा। तो पहले आऊंगा मैं करंट पे, तो करंट की एरर दी 5%। अब ये 5% किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, बिकॉज 2 इसकी पावर है। तो 2 इंटू 5%। ठीक है, फिर क्या करूंगा प्लस, अब आऊंगा रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस के परसेंटेज कितने हैं, 0.2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, इसकी पावर क्या, रेजिस्टेंस क्या आपकी 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको देखो कितना मिलेगा, 5 टू 10 और ये हो जाएगा 0.2 यानी 10.2। तो ओवरऑल जो वैल्यू निकलेगी वो देखो क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 100 400। तो 400 प्लस माइनस 10.2 परसेंटेज, यानी आपकी क्या निकली, जो लिमिटिंग एरर है पावर डेसिपेशन के लिए 10.2%, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये आप तभी यूज करना जब आपको एरर परसेंटेज में दे रखी हो। ठीक है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में ये परसेंटेज में दे रखी थी। ठीक है, तो परसेंटेज में हो तब ये वाला अप्लाई करना, अगर परसेंटेज में नहीं दे रखी तो ये वाला अप्लाई मत करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं, व्हाट इज द प्रीफिक्स टेरा इक्विवेलेंट टू। तो देखो जो आपका टेरा होता है वो बेसिकली होता है 10 की पावर 12। ठीक है, दो 10 की पावर 6 होता है आपका मेगा। ठीक है, 10 की पावर 3 होता है आपका किलो, और 10 की पावर 9 आपका होता है गीगा। ठीक है, बेसिक प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस पर शीट रेजिस्टिविटी। इसकी आपकी होती है ओम पर स्क्वायर मीटर। इसकी देखो सरफेस शीट रेजिस्टिविटी, ठीक है, ओम पर स्क्वायर मीटर। Which one of the following breeze will be used for the measurement of very low resistance। यानी जो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है वो कौन सा ब्रिज यूज होता है। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है रेजिस्टेंस के मेजरमेंट की, तो इससे आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट की, ठीक है, तो सपोज देखो अगर आपका रेजिस्टेंस है आर, उसकी वैल्यू लेस देन 1 ओम है, यानी लो की कैटेगरी में आ गया। अगर ये वैल्यू आपकी 1 से लेके 100 ओम है, 100 किलो ओम तक। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया ग्रेटर देन 100 किलो ओम। ठीक है, तो देखो ये 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया इसको, सिंपल। ठीक है, तो देखो अगर लेस देन है तो इसके लिए आप देखो 2 मेथड यूज करते हो। एक आपका होता है पोटेंशियोमीटर मेथड, पोटेंशियोमीटर मेथड। ठीक है, दूसरा आपका आता है, दूसरा बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ये होता है आपका केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन ब्रिज बोलो या फिर केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, अब देखो ये आपको रेंज भी पूछी जाती है। ठीक है ना, तो आपको ये रेंज भी याद होनी चाहिए कि हमने किस रेंज में कैटेगराइज किया कर रखा है लो मीडियम और हाई को। ठीक है, तो देखो दूसरा जो 1 से लेके 100 किलो ओम तक आता है, इसमें आपके देखो बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट आपका होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड, अमीटर मेथड। दूसरा आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा आपका आता है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। तीसरा आपका आता है ओम मीटर, ओम मीटर। अब देखो जब हाई की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, मेजरमेंट से बेसिक क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं आपके। ठीक है, बहुत रेयर चांस में थोड़ा बहुत कोई टफ क्वेश्चन देगा। दूसरा आपका होता है मेगर। तीसरा आपका होता है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। ठीक है, फोर्थ आपका होता है मेगा ओम मीटर, मेगा ओम मीटर। ठीक है, तो ये सारे आपके मेथड्स होते हैं यूज करने के। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको पूछा था वेरी लो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा यूज होता है, केल्विन ब्रिज, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ पे। अगर देखो आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इन मेथड्स पर तो मेरे को कमेंट में बता देना,
मैं आपको मेथड्स भी समझा दूंगा और उससे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आगे देखते हैं। केल्विन डबल डबल ब्रीज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो देखो क्वेश्चन सेम है बट उसमें पूछा था लो लो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा यूज होता है और इसमें पूछ लिया कि केल्विन डबल ब्रीज किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी ऐसे मतलब पेश करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन डबल ब्रीज वेरी लो रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। केल्विन डबल ब्रीज इज चूजन टू मेजर लो रेजिस्टेंस बिकॉज, जो केल्विन डबल ब्रीज होता है उसको हम यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज जो आपकी केल्विन केल्विन डबल ब्रीज होता है उसमें ना जो कॉन्टेक्ट लीड्स होती है, जो बेसिकली अगर आप ऐसे कुछ बनाते हो और इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये ना ये आपकी कॉन्टेक्ट लीड्स कहलाती है। ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं आपके इस केल्विन डबल ब्रीज में, इसलिए इसको लो रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जबकि आपका जब व्हीटस्टोन ब्रीज की बात करते हो तो उसमें उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। सो केल्विन डबल ब्रीज किस लिए यूज करते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस वेरिएशन ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ लीड्स कैन बी एलिमिनेटेड। क्लियर है, सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो और अच्छे से अगर इसको समझना है, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना, देखो ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है पूरा, ठीक है, उसमें आपके रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट ऐसे लग रखे होते हैं। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना इनको आपको कनेक्ट करना होता है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए एक लीड आती है आपकी, ऐसी एक लीड आती है वायर की, ठीक है, वो यूज करते हो। तो आप क्या करते हो, ये जो रेजिस्टेंस है ना इनको इस लीड से कनेक्ट करते हो, इसको इस लीड से कनेक्ट किया, इसको ये, ऐसे इन दोनों रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो केल्विन डबल ब्रिज में ये जो लीड का जो रेजिस्टेंस है ना इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए हम केल्विन डबल ब्रिज को लो रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, जबकि व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In measurement of resistance by Carey-Foster bridge, no error is introduced due to, बेसिकली देखो जो कैरी फॉस्टर ब्रिज है इससे जब आप है ना रेजिस्टेंस को मेजर करते हो तो आपके एक भी एरर नहीं आती, ना तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की एरर आती है, ना कनेक्टिंग लीड्स की आती है, ना थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ की आती है, तीनों आपकी एरर नहीं आती। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव। अब देखो इसमें मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। सपोज आपको ना, अब जो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप नोट लगा के लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सपोज आपका जो मेजरमेंट है, ठीक है, उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको रिड्यूस करना है आपको। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को रिड्यूस करना है, तो इसके लिए आप यूज करोगे बाईफिलर वाइंडिंग। बाईफिलर वाइंडिंग, अब देखो ये क्या होती है, सिंपली देखो सपोज ऐसी कोई वाइंडिंग है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक और वाइंडिंग इसके पास पास में एक लेके चलते हैं, इस टाइप की आप वाइंडिंग यूज करते हो जिससे आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो आपका रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है। सो देखो दूसरा, अगर आपको कैपेसिटिव इफेक्ट को रिड्यूस करना है, यानी जो कैपेसिटिव इफेक्ट है, ठीक है, उसको आपको रिड्यूस करना है या फिर बोलो इलिमिनेट करना है, इलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आर्य आर्यटन पेरी वाइंडिंग। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, सपोज देखो पहले आप वाइंडिंग कुछ इस टाइप में कर रहे थे, ठीक है, ये एक वाइंडिंग है, ठीक है ना, ये साइन वेव नहीं है, तो इस वाइंडिंग में क्या है, आपका जो ये वाला टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस आपको सपोज डी। ठीक है, तो आप आर्य पेरिटर्न वाइंडिंग में क्या करते हो, ये जो डिस्टेंस डी है इसको आप बढ़ा देते हो। ठीक है, तो देखो आपने देखो यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस डी को क्या किया, बढ़ा दिया। तो देखो आपने जैसे डिस्टेंस डी को बढ़ाया तो सी क्या होता है आपका, ई ए बाय डी। तो जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो आपका कैपेसिटी इफेक्ट होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत पूछे जाते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं और कैपेसिटी इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं। तो बेसिकली इंडक्टिव के लिए तो बाइफिलर वाइंडिंग यूज करते हैं और कैपेसिटर के लिए आर्यटन पेरी वाइंडिंग यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखो कुछ और पॉइंट लिख लो। सपोज आपको जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट है, ठीक है, आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो लीकेज करंट है उसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, आप चाहते हो कि लीकेज करंट आपका ना हो आपके इंस्ट्रूमेंट में, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, यूज
गार्ड टर्मिनल, GAURD, गार्ड टर्मिनल। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, अब आपको सपोज जो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर जिसको आप सीबेक इफेक्ट बोलते हो, तो उसको अगर आपको एलिमिनेट करना है, तो टू एलिमिनेट थर्मो इलेक्ट्रिक बोलो उसको, या फिर आप उसको बोलो सीबेक इफेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज करोगे रिवर्सिबल स्विच। ये आपको बहुत पूछा जाता है, रिवर्सिबल स्विच। ठीक है, सो अगर आपको थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या फिर सीबेक इफेक्ट को एलिमिनेट करना है आपके इंस्ट्रूमेंट में, तो आप रिवर्सिबल स्विच यूज करोगे। क्लियर है? अब देखो जो लास्ट पॉइंट है एक और, सपोज आपको बेसिकली देखो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्म्स है और यहाँ पे ये डिटेक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो डिटेक्टर्स है, ठीक है, और आपका जो ग्राउंड है, इनके बीच में आपका कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, और ये जो आर्म्स है, इन आर्म्स के बीच में भी आपका कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। इनको हम बोलते हैं इंटर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसको अगर आपको एलिमिनेट करना है, तो टू एलिमिनेट इंटर कैपेसिटेंस, to eliminate intercapacitance we use Wagner अर्थ डिवाइस। ये भी आपको बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने जितने आपको पॉइंट्स लिखवाए, ये सब आपको याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, द मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज अचीव्ड व्हेन द ब्रिज इज। तो देखो जो आपकी मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, यानी एस, यानी सेंसिटिविटी। ठीक है, ठीक है, सेंसिटिविटी। तो देखो ये क्या होती है आपकी, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। क्लियर है? सो देखो इसमें जब आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हो, यानी एसवी, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये होता है आपका डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय वीटीएच, यानी थेवेनिन वोल्टेज। तो इसकी जो यूनिट होती है आपकी एमएम डिवाइडेड बाय वोल्ट। ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और उसकी आपकी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपकी आती है ब्रिज सेंसिटिविटी, जिसको लिखते हैं एसबी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल आर डिवाइडेड बाय आर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एमएम, बिकॉज रेजिस्टेंस की ओम से ओम कैंसिल हो जाएगी। तो ये दोनों ही फॉर्मूला ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकलता है। ठीक है, तो देखो वो रिलेशन निकलता है एस बी, यानी ब्रिज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू आपका जो सप्लाई वोल्टेज है व्हीटस्टोन ब्रिज में, मल्टीप्लाई वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय आर बाय एस प्लस एस बाय आर प्लस 2। ठीक है, ये आपका एक सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इस फॉर्मूले को एक बार वापस चेक कर लेना। यहाँ पे जो आर बाय एस है प्लस एस बाय आर है, यहाँ पे ये वाली टर्म एक बार वापस चेक कर लेना। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा कुछ डाउट हो रहा है, तो एक बार चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना कि यही फॉर्मूला है। तो देखो ब्रिज सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला होगा। तो आपको बोला है कि जो ब्रिज है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी पे काम करेगा, तो वो तब करेगा जब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, यानी ये जो आर्म्स रेशियो है, इनकी वैल्यू अगर आपकी यूनिटी हो जाए, यानी आपके जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें जो आर्म्स रेशियो है उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो आपको जो ब्रिज है वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी देगा। तो एस बी मैक्स उस टाइम में क्या हो जाएगा, देखो वोल्टेज इंटू एस वी डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1। सो देखो 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आपका है वोल्टेज इंटू वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइड बाय 4। सो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ब्रिज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये आपको कब मिलेगी, जब आपके जो आर्म्स रेशियो है वो सब सारे क्या होंगे, यूनिटी। क्लियर? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाय द लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो देखो मैंने आपको मेथड डिवाइड करके बता दिए थे स्टार्टिंग में ही।
रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। जो आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड है ये हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। सो बी, मेगर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वैल्यू ऑफ, ये आपका होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। जो आपका इंसुलेशन बेसिकली कोई भी वायर है, ठीक है, आपके घर में कोई वायर है तो उस वायर में देखो आपका इंसुलेशन लगा रखा होता है ना, जिससे वो आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप वायर को पकड़ भी लो तो आपको करंट नहीं लगता। तो वो इंसुलेशन है ना, उस इंसुलेशन का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो हम मेजर करते हैं मेगर से, ठीक है। और ये मेगर यूज होता है हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए, क्लियर है। और यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है यानी आर इंसुलेशन, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपके लेंथ पे, यानी जितना लंबा वायर होगा ना उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ये आपके लिए रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो नॉर्मली रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो नॉर्मल कंडक्टर का होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है, बट जो इंसुलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ, क्लियर है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आगे देखते हैं, द पोटेंशियोमीटर इज स्टैंडर्डाइज फॉर मेकिंग इट। तो देखो जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, क्यों? बिकॉज देखो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, यानी जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू को मेजर करना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी हर बार सेम रीडिंग देनी चाहिए। अगर 5 एम्पियर मेजर कर रहे हो तो हर बार उसको 5 एम्पियर ही आपको देना चाहिए, ठीक है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट को यानी पोटेंशियोमीटर को एक्यूरेट और प्रिसाइज बनाने के लिए उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। While using Maxwell bridge, the Q factor of a coil is obtained as. So यहाँ पे देखो पहले आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। इसमें देखो ओमेगा सी आर, ओमेगा सी आर, ओमेगा सी, ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सब क्या है, कैपेसिटेंस वाले हैं, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, बिकॉज देखो जो मैक्सवेल ब्रिज है इसमें दो आते हैं आपके, एक तो सिंपल मैक्सवेल ब्रिज, ठीक है, और दूसरा आपका आता है मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। तो आपके दोनों ही केस में क्यू फैक्टर निकलेगा। आप मैक्सवेल ब्रिज के केस में भी निकाल सकते हो और मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज के केस में भी निकाल सकते हो, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन में सिंस सारे कैपेसिटेंस दे रखे हैं तो आपको जो मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज है उससे निकलेगा क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो इंडक्टेंस होता है यानी जो एल है, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट है उसके लिए कौन सा ब्रिज यूज होता है। जैसे जैसे देखो मैंने रेजिस्टेंस के लिए आपको बताया था, वैसे इंडक्टर के लिए देख लो। अब देखो याद करने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपका था मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, ठीक है। दूसरा आपका आता है हेज ब्रिज। अब देखो मैं जिस पैटर्न में बताऊंगा ना उस पैटर्न में आपको लिखना है, ठीक है। पहले मैक्सवेल लिखना है फिर हेज लिखना है, हेज ब्रिज। तीसरा आपका आता है एंडरसन। ये तीन आपके बेसिक ब्रिज होता है इंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। इनके अलावा दो और ब्रिज होते हैं वो भी लिख लेते हैं। एक आपका होता है ओवेंस ब्रिज, ठीक है, और लास्ट आपका होता है हैवी साइड ब्रिज, हैवी साइड कैम्पबेल ब्रिज, ठीक है। ये आपके बेसिक ब्रिज है। सो देखो अब इसमें आपको बात आती है कि कौन सा हाई के लिए यूज होता है कौन सा लो के लिए यूज होता है, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। सो देखो जो मैक्सवेल ब्रिज है इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या है, एम, ठीक है। अब इस एम का मतलब हुआ मीडियम, तो ये यूज होता है मीडियम इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए, मीडियम इंडक्टेंस बोलो या फिर मीडियम क्यू कॉइल, क्यू कॉइल, क्लियर है। अब देखो मैंने मीडियम बोला है तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। सो देखो सेकंड क्या है, हे। अब देखो हे का फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, एच। तो एच का मतलब क्या हुआ, हाई। तो ये आपका ब्रिज होगा हाई क्यू कॉइल मेजर करने के लिए, यानी वो कॉइल जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई है उसको मेजर करने के लिए आप यूज करोगे हेज ब्रिज, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी होगी आपकी 10 से ज्यादा, ठीक है। तो देखो आपका मीडियम का भी हो गया, हाई का भी हो गया, बचा क्या, एक ही बचा लो वाला। तो एंडरसन किस लिए यूज होता है आपका, लो क्यू कॉइल के लिए। लो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखो मीडियम में आपने 1 से 10 लिए तो ऑब्वियस सी बात है अगर 1 से कम होगी यानी जो क्वालिटी फैक्टर है क्यू उसकी वैल्यू अगर 1 से कम है तो आप यूज करोगे एंडरसन ब्रिज, क्लियर है। अब आपका आता है ओवेंस ब्रिज। तो देखो ओवेंस ब्रिज जो होता है और जो हैवी साइड गैम्पल ब्रिज होता है, जो ओवेंस ब्रिज है ये आपका यूज होता है इंक्रीमेंटल इन इंडक्टेंस, यानी ये यूज होता है देखो यूज
टू मेजर इंक्रीमेंटल या फिर इंक्रीज इन इंडक्टेंस। और जो हैवी साइड गैम्पल है ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये आपके जो ब्रिज है ये आपके इंडक्टर या फिर इंडक्टेंस को या फिर क्यू फैक्टर कोइल का वो मेजर करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपका फर्स्ट आता है एक मैक्सवेल ब्रिज। ये जो मैक्सवेल ब्रिज है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बिकॉज इसमें जो फॉर्मूला आपको डेराइव होते हैं उनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो देखो मैं फॉर्मूले भी आपको यहीं पे बता रहा हूँ। अगर देखो सिंपल मैक्सवेल ब्रिज की बात करते हो तो देखो एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सिंपल एक ब्रिज होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखो मैक्सवेल किस लिए यूज होता है, इंडक्टर को मेजर करने के लिए। तो ये आपका R1 ये आपका L1, तो बेसिकली आपको L1 और R1 की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। ये आपका हो गया R2, ये R3, ये इंडक्टर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपकी L3 और ये आपका R4, ठीक है, बीच में एक डिटेक्टर लगा होता है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आपको निकालना है L1 और R1 की वैल्यू। देखो जब L1 की निकालते हो पहले R1 की देखो R1 का फॉर्मूला लिखो, R1 इक्वल्स टू, अब देखो याद कैसे रखना है, R1 इक्वल टू बचा क्या 2 3 4, तो सिंपल लिखो, देखो R2 R3 और इसको R4 से डिवाइड कर दो। अब देखो L1 का फॉर्मूला लिखना है तो वो होता है देखो L1 इक्वल्स टू, अब देखो 1 आपने लिख लिया, क्या बचा 2 3 और 4, ठीक है। तो देखो L1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा R2 L3 डिवाइडेड बाय R4, ये आपका सिंपल L1 निकालने का फॉर्मूला है, क्लियर है। इसमें आपको R1 और L1 आपके अननोन होते हैं, ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल में भी आपको ये निकालने को बोलता है, क्लियर है। ये तो आपका हो गया मैक्सवेल ब्रिज। तो देखो एक मैक्सवेल में ही एक और ब्रिज आता है आपका मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज, कैपेसिटेंस ब्रिज। तो बेसिक इसका देखो मतलब क्या है कि ये देखो ये सिंपल मैक्सवेल ब्रिज है, इसमें आपने क्या किया, एक इंडक्टेंस की मदद से एक इंडक्टेंस को निकाला। मैक्सवेल कैपेसिटेंस में क्या करोगे, एक कैपेसिटर की मदद से इंडक्टेंस की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ये बेसिक इन दोनों में डिफरेंस है। तो देखो अगर ये जो मैक्सवेल ब्रिज है इसके लिए आप अगर क्वालिटी फैक्टर निकालोगे तो देखो क्या कैसे निकालोगे, ये जो है L1 और R1 इसके लिए ही तो निकलेगा क्वालिटी फैक्टर, बिकॉज इसी कॉइल का तो आप निकाल रहे हो इंडक्टेंस, ठीक है। तो देखो ये दोनों सीरीज में यानी R और L सीरीज में, ठीक है, तो इसके लिए क्वालिटी फैक्टर आपका क्या होता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा L1 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब देखो मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज बनाओ, ये देखो होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये वैल्यू तो आपकी आएगी, ठीक है, ये आपका R2 ये R3 और यहाँ पे क्या होता है इसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका R4 ये आपका C4 और ये C4 है ये वेरिएबल होता है, ठीक है, ये R2 ये R1 ये L1 ये R3। तो यहाँ पे L1 और R1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जो R1 है इसकी वैल्यू तो आपकी सेम ही रहती है R2 R3 डिवाइडेड बाय R4। अब जो L1 है इसकी वैल्यू होती है R2 R3 मल्टीप्लाई C4। तो ये जो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपको क्वालिटी फैक्टर निकालना है यानी Q, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपने क्या यूज किया है, कैपेसिटेंस यूज किया है, ठीक है। तो इस केस में जो होगा ना वो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होगा, बिकॉज देखो ये दोनों केस में आपके इसकी मदद से निकाला है तो क्वालिटी फैक्टर भी आपका इसकी मदद से निकलेगा। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे आपने L3 की मदद से निकाला है तो ये हो जाएगा ओमेगा L3 डिवाइडेड बाय R3 इस पर्टिकुलर कॉइल का, ठीक है। तो देखो इसमें जो क्वालिटी फैक्टर निकालोगे आप वो देखो कैसे होगा, Q इक्वल्स टू, अब देखो जो C4 और R4 दोनों पैरेलल में, तो अगर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आपने पढ़ा है तो उसमें देखो पैरेलल के लिए जो आप निकालते हो क्वालिटी फैक्टर वो क्या निकलता है ओमेगा CR। तो इस केस में क्या हो जाएगा ओमेगा C4 R4,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा सी आर। तो आपका ऑप्शन देखो कौन सा मैच करेगा, ये बी वाला, ठीक है, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो जितनी मैंने चीजें बताई ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज इज यूज फॉर कॉइल्स ऑफ क्यू वैल्यू, यानी इक्वालिटी फैक्टर कितना होता है, मैंने बताया था 1 से लेके 10 तक। सो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। इंडक्टेंस इज मेजर्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो मैंने आपको बताया था इंडक्टेंस आप मेजर करते हो मैक्सवेल ब्रिज से, ठीक है। अब देखो इसमें ये भी देख लो, जो आपका वेन्स ब्रिज होता है ये, ठीक है, ये आपका मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को। स्कैरिंग ब्रिज होता है ये आपका कैपेसिटेंस को मेजर करता है। मैक्सवेल मैंने आपको बता दिया इंडक्टेंस। जो ओवेंस होता है ये आपका इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस। मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर हाई रेजिस्टेंस। मेगर से आप हाई रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, और वो रेजिस्टेंस आपका होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्लियर है। एट द बैलेंस कंडीशन ऑफ द एसी ब्रिज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ Z4 वुड बी। आपको इसकी वैल्यू बतानी है Z4, ठीक है। तो देखो नॉर्मली अगर आप देखो सिंपल जो डीसी ब्रिज होता है उसकी आप अगर देखो कंडीशन देखते हो तो क्या होती है, P इंटू क्यू इक्वल टू आर इंटू एस, ये बैलेंस कंडीशन होती है, ठीक है। बट जब एसी ब्रिज की बात आती है तब देखो जो बैलेंस कंडीशन होती है वो देखो, ये Z1 है, ये Z2, ये Z3, ये Z4, ठीक है। तो देखो इस केस में जो बैलेंस कंडीशन होगी वो होगी Z1 मल्टीप्लाई Z4 इक्वल्स टू Z2 मल्टीप्लाई Z3। क्लियर है। अब देखो पहले तो आती है आपकी, अब देखो सारी वैल्यूज आप पुट करो डायरेक्ट। देखो Z1 की 200 एंगल 30 डिग्री, अब ये मल्टीप्लाई किससे, Z4 से, सो Z4 एंगल है 5। अब Z2 कितना आपका 150 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाई Z3 कितना 250 एंगल माइनस के 40 डिग्री। सो देखो ये आपका कितना हो जाएगा 200 Z1, ठीक है। और एंगल देखो ये पोलर फॉर्म में है तो एंगल इनके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 5 प्लस 30 डिग्री। और ये साइड ये क्या हो जाएगा, देखो ये Z4 होगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा देखो 150 इंटू 250। सो देखो ये आपका होगा 150 इंटू 250, और जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 0 प्लस ये माइनस का तो माइनस के 40 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो एंगल वाली टर्म है इसमें एंगल वाली टर्म को एंगल वाले के इक्वल रखो, यानी देखो 5 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू माइनस के 40 डिग्री। तो यहाँ से देखो 5 की वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगी 70 डिग्री माइनस के, ठीक है ना। 5 मिल गया। अब आपको निकालना है Z4, तो जो मैग्नीट्यूड वाली टर्म है उसको इक्वल करो, यानी 200 Z4 इक्वल्स टू 150 इंटू 250। तो यहाँ से देखो Z4 की वैल्यू निकालो सिंपल डायरेक्ट, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से और इसको डिवाइड कर देंगे हम 200 से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 187.5। तो देखो जो आपका Z4 और जो 5 एंगल है इसकी वैल्यू आपको मिली 187.5 और एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 70 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हाई रेजिस्टेंस। तो आपका देखो बेसिकली जो मेजर होता है ये आपका यूज होता है हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब देखो कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेजर है ना ये आपकी किस स्पीड में ऑपरेट करता है ये आपको पूछा जाता है। तो ये आपकी होती है 160 आरपीएम, ठीक है। एक आपको पूछा जाता है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है मेजर का। सो ऑपरेटिंग वोल्टेज की जब बात करते हो तो ये होता है मेजर के लिए आपका 100 वोल्ट। क्लियर है। बाकी इस मेगर में आप बैलेंसिंग करते हो तो वो बैलेंसिंग किससे करते हो वो भी पूछा जाता है। क्लियर है। तो देखो बैलेंसिंग ऑफ मेगर इज डन बाय हैंड ड्रिवन जनरेटर, यानी हाथ से चलाने वाला एक जनरेटर रहता है जिसको हाथ से चलाते हो आप, उससे आप मेगर को बैलेंस करते हो, ठीक है। सो मेगर की देखो स्पीड पूछी जाती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछा जाता है और ये पूछा जाता है इसको बैलेंस किससे करते हैं, इसकी बैलेंसिंग किससे की जाती है। क्लियर है। सो ये आपके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेगर से रिलेटेड।
सो देखो स्पीड मैंने बता दी मेगर की 160 आरपीएम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव ब्रीज, ये आपका कौन सा होता है, वेन्स ब्रीज। सो देखो मैंने आपको बताया था, क्लियर है। स्कैरिंग ब्रीज कैन बी यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो जो मैंने आपको बोला था जो स्कैरिंग ब्रीज है, ठीक है, ये आपका यूज होता है कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए, यानी कि सी, ठीक है। तो क्यू तो मेजर करेगा नहीं, इंडक्टेंस और क्यू वैल्यू करेगा नहीं, और वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस भी मेजर नहीं करेगा, यानी कैपेसिटेंस मेजर करेगा। वैगनर अर्थिंग डिवाइस एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ, तो देखो ये मैंने आपको बताए थे जब मैंने बोला था कि नोट लगा के वो पॉइंट सारे लिख लो, ठीक है। तो वैगनर डिवाइस क्या करता है, जितनी भी आपकी कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, जो डिटेक्टर और ग्राउंड के बीच में होती है, उन सबको ये एलिमिनेट कर देता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसमें एक आपको एसी ब्रिज दे रखा है, ठीक है, तो सारी वैल्यूज दे रखी है, और आपको ये बोला है कि बैलेंस है और जेड डी की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली जैसे देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, एक जेड ई मल्टीप्लाई जेड डी इक्वल टू जेड बी इंटू जेड सी। तो सारी वैल्यूज पुट करो, तो जेड ए कितना है देखो 100 एंगल 50 मल्टीप्लाई जेड डी कितना है जो आपको निकालना है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ 5 एंगल, जेड बी कितना है आपका 200 एंगल 0 डिग्री, जेड सी कितना है आपका, सॉरी ये जेड सी है, जेड बी कितना है आपका 300 एंगल 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो ये कितना हो जाएगा 100 जेड डी, और एंगल आपका हो जाएगा 50 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 टू 6 यानी 60,000 हो जाएगा, 3 टू 6 एंड 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और एंगल आपका हो जाएगा 0 प्लस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप कंपेयर करो, तो एक तो होगा 50 प्लस 5 इक्वल्स टू 90, तो यहाँ से 5 की वैल्यू तो देखो कितनी आ जाएगी 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री, ठीक है, प्लस का। और जब मैग्नीट्यूड को जब आप इक्वल करोगे यानी 100 जेड डी इक्वल टू 60,000, ठीक है, तो यहाँ से जेड डी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 600, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 600, और एंगल आपका हो जाएगा 40 डिग्री, ये आपकी जेड डी की वैल्यू होगी। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका है ये ए वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ए आपका करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। डायनोमोमीटर टाइप वॉट मीटर आर सुइटेबल फॉर, यानी कि जो वॉट मीटर होता है, ठीक है, कौन सा वाला, डायनोमोमीटर टाइप वाला, ये बेसिकली किसके लिए सुइटेबल है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए, या फिर सिर्फ एसी के लिए, या फिर सिर्फ डीसी के लिए, या फिर सिर्फ हाई वोल्टेज एसी सर्किट के लिए। क्लियर है। तो जितने भी आपके डायनोमोमीटर टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो आपके दोनों पे ऑपरेट होते हैं, एसी पे भी होते हैं और डीसी पे भी ऑपरेट होते हैं, यानी कि ए आंसर आपका करेक्ट होगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट किस सप्लाई पे वो ऑपरेट होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये टेबल भी बना दी है। जैसे देखो मूविंग आयरन आपका किस इफेक्ट पे बेस है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे वो काम करता है, ठीक है। और ये आपका डीसी और एसी दोनों के लिए सुइटेबल है। अब जो मूविंग आयरन है, मूविंग आयरन टाइप क्या ना, आपका अमीटर भी आता है और वोल्ट मीटर भी आता है। फिर आता है आपका पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्लियर है। तो इसका देखो ये होता है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट पे बेस, इस प्रिंसिपल पे बेसिकली ये काम करता है, और ये आपका डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होता है, ठीक है, एसी पे नहीं होता। और पीएमएमसी टाइप के आपके अमीटर भी आते हैं और वोल्ट मीटर भी आते हैं। तो सिमिलरली देखो डायनोमोमीटर टाइप, इंडक्शन टाइप, हॉट वायर टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर, ठीक है। तो इन सब के ये इफेक्ट्स हो गए, और ये किस पे ऑपरेट होते हैं, ये हो गए, और ये इंस्ट्रूमेंट हो गए बेसिकली इस टाइप के कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। तो देखो आपको बस सारी चीजें याद नहीं रखनी, आप ये याद रखो जो पीएमएमसी होता है वो डीसी पे ऑपरेट होता है, क्लियर है। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है ये आपका डीसी पे ऑपरेट होता है, क्लियर है। बाकी सारे एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट होते हैं। एक एक्सेप्शन है, ये जो इंडक्शन वाला है। अब देखो आपको ये तो पता ही है इंडक्शन जो फैराडे लॉ है वो आपका एसी में ही होता है, डीसी में तो होता नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इंडक्शन टाइप वो मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एसी पे ही ऑपरेट करेगा। तो ये तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी सिर्फ आपको याद कर रखना है कि पीएमएमसी डीसी सिर्फ ऑपरेट होता है डीसी पे, और इलेक्ट्रोलाइटिक आपका डीसी पे ऑपरेट होता है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट दोनों पे ऑपरेट होते हैं, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The dynamometer type of wattmeter is connected in an AC circuit. The power indicated by the wattmeter is. So देखो किसी भी अगर wattmeter में, ठीक है, कोई भी wattmeter है उसको आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, किसी लोड के अक्रॉस या किसी भी सर्किट में, तो wattmeter है ना वो आपको एवरेज पावर देता है,
क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डायनोमोमीटर टाइप वॉटमीटर रेस्पॉन्स टू, तो कौन सी वैल्यू का रेस्पॉन्ड करेगा ये? एवरेज वैल्यू एक्टिव पावर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। A 0 to 300 voltmeter has an error of plus minus 20% of full scale deflection. What is the range of reading if the true voltage is 30 volt? यानी आपको जो रीडिंग है उसकी एक रेंज बतानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक ये मिस्टेक है, यहाँ पे जो 20% लिखा है ना, ये 20 नहीं, ये आपका 2% है, ठीक है ना। सो देखो पहले आपको क्या करना है, जो बेसिकली व्हाट इज द रीडिंग ऑफ रेंज ऑफ रीडिंग इफ ट्रू वोल्टेज इज 30 वोल्ट, यानी डिजायर वैल्यू आपकी क्या है 30 वोल्ट। तो इसके लिए पहले क्या करो, लिमिटिंग एरर निकाल दो इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे। तो देखो लिमिटिंग एरर का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया स्टार्ट में। फुल स्केल रीडिंग वो है आपकी 300 वोल्ट, ठीक है। एक्यूरेसी या फिर जो एरर है वो कितनी है, प्लस माइनस 2% डिवाइडेड बाय आपकी डिजायर वैल्यू 30 वोल्ट। तो ये देखो आपका कितना हो जाएगा 10, एंड ये आपका हो गया प्लस माइनस 20%। क्लियर है? सो देखो ये जो 300 वोल्ट मीटर है, इसकी जो लिमिटिंग एरर है वो कितनी है आपकी, प्लस माइनस 20%। सो यहाँ पे देखो, सो द वोल्टेज या फिर ट्रू वोल्टेज जो इसने दे रखा है, ट्रू वोल्टेज इज 30 वोल्ट एंड लिमिटिंग एरर इसके लिए कितनी आई आपकी, वो 30 वोल्ट पे आपने निकाली है एंड लिमिटिंग एरर इज प्लस माइनस 20%, ठीक है। सो 30 वोल्ट का 20% निकालिए, कितना आएगा, तो देखो 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये आपको कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस 6, ठीक है। देख लो प्लस माइनस 6 ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपका जो 30 वोल्टेज है ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू। तो अगर इसकी आप रेंज निकालते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो होगी 30 प्लस 6 या फिर होगी 30 माइनस 6। बिकॉज आपने देखो ये निकाली है कितनी आई, मतलब जो 30 वोल्टेज था उसका 20% निकाला, कितना आया, प्लस माइनस 6। तो या तो वो होगी आपकी 36 और ये होगा 24, यानी आपकी रेंज आई 24 से लेके 36 वोल्ट। समझ गए? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 24 से 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कैलिब्रेशन ऑफ डायनोमोमीटर वॉटमीटर बाय पोटेंशियोमीटर फैंटम लोडिंग अरेंजमेंट इज यूज। बेसिकली देखो ये जो फैंटम लोड है ये आप इसलिए यूज करते हो बिकॉज इस टाइम में जो पावर का कंज्यूप्शन होता है आपका सर्किट में, यानी पावर जितनी कंज्यूम होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। देखो आपको समझना है कि फैंटम लोड क्या होता है। तो ऐसा समझो, जैसे देखो आपने अपना जो फोन का जो चार्जर था वो प्लग किया सॉकेट में, फिर आपने अपना फोन चार्ज में डाल दिया, ठीक है। फिर आपका फोन फुल चार्ज हो गया, आपने प्लग को निकाल दिया और फिर आपने वो जो चार्जर था उसको सॉकेट में रखने दिया। अभी वो सॉकेट में ही है और स्विच भी उसका ऑन है, बट फोन आपका कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो चार्जर है ना, वो चार्जर अभी भी एनर्जी तो ले ही रहा है उस सॉकेट से, सर्किट से, बिकॉज उसमें एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। बस वो सप्लाई आपकी फोन में नहीं जा रही बिकॉज चार्ज डिस्कनेक्टेड है। तो वो जो आपका चार्जर है वो एक फैंटम लोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो फैंटम लोड में वो क्या करेगा, एनर्जी बहुत मिनिमम कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम फैंटम लोडिंग अरेंजमेंट को यूज करते हैं जब हम टेस्टिंग करनी होती है या फिर कैलिब्रेशन करना होता है। क्लियर है? द मिनिमम नंबर ऑफ वॉटमीटर रिक्वायर्ड टू मेजर थ्री फेज थ्री वायर बैलेंस और अनबैलेंस पावर, ठीक है। तो देखो इसमें आपको बोला है थ्री फेज एंड थ्री वायर, ठीक है, या तो बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा। सो देखो जो आपका फॉर्मूला होता है, एक आपने पढ़ी होगी ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, ठीक है। ये बेसिकली आपको बताती है कि कितने नंबर ऑफ वॉटमीटर आपको चाहिएंगे किसी पर्टिकुलर फेज को मेजर करने के लिए, उसकी पावर को मेजर करने के लिए। तो वो होते हैं n-1, ठीक है। बस इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये जो n है ना, ये आपका होता है नंबर ऑफ लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब है जिनमें आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो इस केस में आपको थ्री फेज दिया है और थ्री वायर, तो ये लो आपने मैंने बना दिया, ये मैंने थ्री वायर वाला बना दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तीनों वायर में आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो आपके लाइव वायर कितने हुए, तीन। तो ब्लॉन्डेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ वॉटमीटर कितने चाहिए, 3-1 यानी 2। और बेसिकली ये जो ब्लॉन्डेल्स थ्योरम जो नंबर ऑफ वॉटमीटर देती है ये आपको मिनिमम देती है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ वॉटमीटर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग एन फेज पावर विल बी n-1, ठीक है।
सो आपके कितने हो जाएंगे 2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितने हो गए 2। अब सपोज देखो मैंने आपको बोला था कि आप ये बताइए नंबर ऑफ वाट मीटर, मिनिमम वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज, ठीक है, फिर क्या 4 वायर बैलेंस फेज, ठीक है, और एक में बोलता 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस। सो देखो 4 वायर तो आपका एक ही कनेक्शन है स्टार जिसमें 4 वायर हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका स्टार हो गया और अब चौथा वायर ये हो गया, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब मैंने आपको बैलेंस बोला है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें बैलेंस ग्राउंड में करंट क्या है 0। तो इस केस में आपके ये बताओ कि कितने वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ वाटमीटर कितने चाहिए, 3 माइनस 1 यानी कि 2। बट अनबैलेंस के केस में देखो, अनबैलेंस में केस में ये चीज बदल जाएगी, बिकॉज देखो अगर अनबैलेंस है तो इसका मतलब होता है ये जो आपने जो ग्राउंड किया है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें आपका करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगा, ठीक है। और बाकी ये जो 3 वायर है इनमें तो आपका करंट फ्लो हो ही रहा है। तो टोटल करंट वाले वायर कितने हो गए आपके, 1 2 3 और 4, तो यानी 4 माइनस 1, तो कितने चाहिए आपको 3, ठीक है। ये आप बेसिक डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ क्रीपिंग इन एन एनर्जी मीटर। तो देखो पहले इसके लिए आप समझो कि जो क्रीपिंग होती है वो उसका मतलब क्या है क्रीपिंग का, बिकॉज ये जो क्रीपिंग टॉपिक है एनर्जी मीटर में, ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ के ही जाओ अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देखो कोई एनर्जी मीटर है, ठीक है, उसमें एक आपकी होती है प्रेशर कॉइल एंड एक आपकी होती है करंट कॉइल, ठीक है। तो देखो प्रेशर कॉइल एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और करंट कॉइल एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, दोनों मिलके इंटरेक्ट करते हैं और एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं टीडी, जो कि आप एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है उसको, एल्यूमिनियम डिस्क होती है उसको क्या करती है ये टॉर्क घुमाता है, ठीक है। ये बेसिक एनर्जी मीटर ऐसे काम करता है, क्लियर है। तो देखो ये जो पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है, या फिर प्रेशर कॉइल, ये सप्लाई के साथ डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्ट कर रखी होती है, ठीक है। और जो करंट कॉइल होती है ये सीरीज में कनेक्ट कर रखी होती है लोड के साथ आपके, ठीक है। यानी लोड अगर हाई होगा तो करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो ज्यादा होगा, ये बेसिक मतलब है, ठीक है। तो देखो क्रीपिंग की एक बार मतलब समझ लो एक बार। तो देखो क्रीपिंग, देखो मैं जो लिख रहा हूँ ये पढ़ो एक बार आप, समटाइम्स व्हेन द प्रेशर कॉइल इज एनर्जाइज्ड, यानी प्रेशर कॉइल को तो आपने सप्लाई दे दी, ठीक है, बाय द सप्लाई वोल्टेज, बट नो लोड इज कनेक्टेड, यानी आपका जो लोड है वहाँ पे कोई कुछ भी मतलब लोड टर्मिनल है वहाँ पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है मीटर के, ठीक है, लोड कनेक्टेड टू द मीटर। अब देखो अगर कोई लोड कनेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, जो सीसी है यानी करंट कॉइल उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो गया जीरो, यानी जो करंट कॉइल है वो कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर करंट कोई कॉइल कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कोई प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो होगा। तो उस केस में क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम डिस्क आपकी रोटेट नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी क्या होता है ये एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करती है और इसी फिनोमिना को आप क्रिपिंग बोलते हो, ठीक है। तो देखो कनेक्टेड टू द मीटर बट द एल्यूमिनियम डिस्क tends to move on no load also, this is called creeping। मतलब समझिए इवन दो आपका करंट कॉइल में कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा बिकॉज कोई लोड कनेक्ट नहीं है, बट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो है, फिर भी एल्यूमिनियम डिस्क आपकी कैसे ऑपरेट हो रही है, ठीक है। तो ये आपका फिनोमिना है क्रिपिंग। तो ये बेसिकली इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है कि क्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं। तो आपकी जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है, ये कोई मान लीजिए एल्यूमिनियम डिस्क है, तो इसमें क्या करते हैं हम दो होल कर देते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, और दोनों ही है 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से 180 डिग्री दूर, ठीक है। ये एल्यूमिनियम डिस्क में दो होल कर देते हैं।
तो आपको ये भी पूछा होगा बहुत बार कि एल्यूमिनियम डिस्क होती है एनर्जी मीटर में, उसको होल, उसमें होल क्यों कर रखे होते हैं दो, वो बेसिकली क्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए। अब देखो कभी कभार आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्रिपिंग एरर निकालिए, तो देखो क्रिपिंग एरर, ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ड्यू टू क्रिपिंग, यानी क्रिपिंग की वजह से आपका जो एल्यूमिनियम डिस्क है उसने कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये फॉर्मूला भी आपको कभी बार पूछ लेते हैं, ठीक है। अभी जो क्रिपिंग है ना, ये आपकी देखो सबसे मेन अगर रीजन माना जाता है तो वो होता है आपका फ्रिक्शन एरर जो होती है ना, उसको कॉम्पनसेट करते हैं ना, उसकी वजह से क्रिपिंग होती है, ठीक है। बट हम मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से भी कभी बार हो जाती है, ठीक है। और एक्सेसिव वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल कॉइल, यानी जो पीसी है पोटेंशियल कॉइल, उसके अक्रॉस जब ज्यादा वोल्टेज होता है सप्लाई वोल्टेज, उससे भी कभी बार क्रिपिंग हो जाती है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर, ठीक है। बट अब देखो इसमें जब आपने देखो जैसे लाइट लोड कनेक्ट किया, अब एक बार देखो इसको फ्लोर चार्ट से समझो। लाइट लोड यानी लोड आपका कम है, ठीक है। तो अगर लोड कम है तो जो करंट कॉइल है, ठीक है, उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो गया, कम। अब करंट कम हो गया तो देखो जो पोटेंशियल कॉइल है एंड करंट कॉइल है वो क्या है, टीडी जो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो एनएफ प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो पोटेंशियल कॉइल एंड करंट कॉइल डू नॉट प्रोड्यूस एनएफ टीडी यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टू रोटेट एल्यूमिनियम डिस्क, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्रिपिंग। बिकॉज अब देखो ये ऐसा होता क्यों है, सो देखो ये इसलिए होता है बिकॉज देखो जो आपकी फ्रिक्शन एरर होती है बेसिकली, कभी कभार क्या होता है जो एनर्जी मीटर होता है उसमें आपके शेडेड लूप्स लगा रखे होते हैं आपने, वो इसलिए लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन एरर को कंपनसेट कर सके। तो देखो फ्रिक्शन एरर को कंपनसेट करने के लिए हम शेडेड लूप्स लगाते हैं, बट इन शेडेड लूप्स की वजह से आपकी क्रिपिंग हो जाती है, ठीक है। तो यानी जब फ्रिक्शन को कंपनसेट करने जाते हैं तो उसकी वजह से वो क्रिपिंग हो जाती है, ठीक है। तो एक टर्म ये वर्ड याद रखो, शेडेड लूप्स। क्लियर है? सो देखो आगे देखते हैं। इफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर runs fast it can be slowed down by, तो देखो जो एनर्जी मीटर होता है उसमें कुछ इस टाइप के ये आपके ब्रेकिंग डिस्क होती है, सॉरी ब्रेकिंग मैग्नेट, ठीक है। ये आपका होता है ब्रेकिंग मैग्नेट, ठीक है। और यहाँ पे ये होती है आपकी एल्यूमिनियम डिस्क। तो जो एन होता है यानी एल्यूमिनियम डिस्क की स्पीड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। तो देखो आपको इसमें क्या बोला है, स्लो डाउन, यानी अगर स्पीड को स्लो करना है तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बढ़ेगी। यानी कि ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट से जो एल्यूमिनियम डिस्क की डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करके उससे जो इसका सेंटर है, इस सेंटर से क्या करें, इसको दूर ले जाइए, जिससे क्या होगा इसकी डी बढ़ जाएगा। तो एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मूविंग इट अवे टू द सेंटर ऑफ द डिस्क, यानी जो सेंटर है उससे दूर रखिए, दूर करिए उसको, ठीक है, जिससे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द पावर ऑफ अ 3 wire balance system was measured by 2 wattmeter method. The reading of one of the wattmeter was found to be double of the other. What is the power factor of the system? यानी कि अगर आपका एक वाटमीटर है W1, वो रीड कर रहा है W, दूसरा वाटमीटर है W2, तो वो रीड कर रहा है 2W। तो इस केस में पूछा पावर फैक्टर क्या होगा, तो इस केस में आपका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है cos phi equals to 0.866। इस चीज में ऑलरेडी दूसरे जो सेट्स करवाए मैंने समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्रीप एरर इज एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटर, ये मैंने बताया था आपकी किस में होती है, एनर्जी मीटर में होती है, ठीक है। आप ये एनर्जी मीटर को अच्छे से पढ़िए बिकॉज एनर्जी मीटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे एक और चीज, ये जो एनर्जी मीटर होता है ना, इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म स्केल। तो एक तो देखो पीएमएमसी का और एनर्जी मीटर का यूनिफॉर्म स्केल होता है, ठीक है। बाकी सबका नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। A wattmeter is connected as shown in the figure. The wattmeter reads. So देखो कोई भी wattmeter होता है, ठीक है, W, तो wattmeter रीड करता है, क्या करता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos phi, ऐसे पावर रीड करता है। तो यानी कि जो पर्टिकुलर किसी भी अगर एलिमेंट की आप पावर मेजर कर रहे हो तो आप
आपको उसके थ्रू करंट पता होना चाहिए और उसके अक्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए। सो देखो ये करंट कोयल आपने कनेक्ट कर दी तो ऐसे सीरीज में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जो Z1 है और Z2 है दोनों के थ्रू करंट तो सेम ही फ्लो होगा, ठीक है। अब प्रेशर कोयल आपने देखो किसके अक्रॉस कनेक्ट किए, Z2 के अक्रॉस कनेक्ट कर रखी है, यानी आपको ये पोटेंशियल कोयल किसके अक्रॉस वोल्टेज देगी, Z2 के अक्रॉस। तो आपको देखो Z2 के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया और करंट कोयल के थ्रू आपको Z2 के अक्रॉस करंट भी मिल गया। तो ये वाला करंट और ये जो पोटेंशियल कोयल आपको वोल्टेज देगी, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर मिल जाएगी जो Z2 कंज्यूम करेगा। तो यानी कि जो वॉट मीटर है ये आपको पावर कौन सी देगा, पावर कंज्यूम बाय Z2 इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर द वॉट मीटर रीडिंग विल बी। सो इसमें आपको वॉट मीटर की रीडिंग बतानी है, क्लियर है। सो देखो अब पहले क्या करते हैं, देखो ये क्या 4+J3 ये आपका इम्पेडेंस दे रखा है, ठीक है, इस लोड का। सो इसका देखो Z निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5 ओम, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और रूट में तो 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से अब आप इस सर्किट में करंट निकालोगे तो कितना आएगा, 200 वोल्ट डिवाइड बाय 5 ओम, यानी कि आ जाएगा आपका 40 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, 40 एम्पियर, ठीक है। अब देखो ये जो 40 एम्पियर है ये सीटी की आपको किस में मिला है, प्राइमरी मिला है, प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। मेरे को सेकेंडरी में करंट चाहिए। तो सेकेंडरी में करंट देखो मेरे को इसका टर्न रेशियो दे रखा है तो इजीली निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा देखो 40 डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 50 बाय 5, ये हो जाएगा देखो 10। तो यहाँ से आपको देखो x की वैल्यू कितनी मिली, 4 एम्पियर। ज्यादा क्लियर है। अब देखो मेरे को सिंपल करंट तो मेरे को मिल गया 4 एम्पियर, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा, क्लियर है। सो देखो P इक्वल टू VI cos phi। सो देखो P वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट मल्टीप्लाई करंट कितना है आपका 4 एम्पियर मल्टीप्लाई cos phi कितना है आपका, cos phi देखो होता है R बाय Z, ठीक है। सो R की वैल्यू आपकी होगी 4 ओम ये रही और Z की वैल्यू 5। तो ये वैल्यू पुट कर देखो कितना आएगा आपके पास, 200 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई R है आपका 4 डिवाइडेड बाय Z है आपका 5। तो ये आपका देखो हो जाएगा, ये गया 40, तो ये आपका आएगा देखो 40 इंटू 16, 6 4 जा 20 0 2 4 1 जा 4 5 6। सो ये आपका आएगा एक सेकंड 6 4 जा 24 4 1 जा 4 5 6 640 वोट, यानी आपकी पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, 640 वॉट। बेसिकली आपने क्या किया, ये जो वाइंडिंग थी ना, ये बेसिकली जो वॉट मीटर था इनके अंदर आपने करंट निकाला, ठीक है। ये 4 एम्पियर इसके अक्रॉस करंट है, जो सिटी की वॉट मीटर था उसके थ्रू जो करंट है वो है 4 एम्पियर, ठीक है। और सिंस 200 वोल्ट क्या है इसके अक्रॉस सीधा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, 200 वोल्ट। तो पोटेंशियल कोयल कितना मेजर करिए, 200 वोल्ट। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 200 वोल्ट इंटू 4 इंटू कॉस फाइव, वहां से आपने एवरेज पावर निकाल दी। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। टू होल्स आर ड्रिल इन द डिस्क ऑफ अ डायमीटर ऑफ एनर्जी मीटर 2, यानी मैंने बताया था देखो जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है एनर्जी मीटर में उसमें हम 2 होल करते हैं ताकि जो क्रीपिंग हो वो एलिमिनेट हो जाए, यानी सी ऑप्शन। द हाउस होल्ड एनर्जी मीटर इज, यानी जो घर के बाहर आपका एनर्जी मीटर लग रहा होता है वो आपका कौन सा होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप। बिकॉज देखो इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है बेसिकली देखो आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एक बल्ब है, एक फैन है, एक ट्यूबलाइट है। तो जैसे देखो बल्ब अलग एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, फैन अलग कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ऐसे हर चीज हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो लास्ट में आपको जो एनर्जी मीटर जो होता है आपके घर के बाहर लगा हुआ वो वहाँ पे एनर्जी कौन सी दिखाता है, उन सबको ऐड करके, यानी उन सबको इंटीग्रेट करके आपको एनर्जी दिखाता है, इसलिए वो होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। 3 moving iron type voltmeter are connected as shown below. Voltmeter reading are V1, V2 and V3. As indicated, the correct relation among the following reading is, यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक V1 है और ये आपका V2, ये सिंपल V है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डायग्राम बना रखा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सपोज देखो सिंपल आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है। तो देखो जो एक है कैपेसिटर एक है इंडक्टर, ठीक है। तो ये लीजिए ये आपका हो गया इंडक्टर का वोल्टेज वी एल, ठीक है। और ये आपका हो गया कैपेसिटर का वोल्टेज, दोनों एक दूसरे से एक दूसरे मतलब 180 डिग्री अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, बेसिकली यहाँ पे देखो ये क्या है J2, ठीक है। इसके ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस है V2 और इसके अक्रॉस V1 है।
तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो यही तो होगा, V इक्वल्स टू VL माइनस VC, या तो ये, या फिर V इक्वल्स टू बेसिकली नीचे की तरफ V इक्वल्स टू VC माइनस VL, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, सो देखो अगर आप ये वाला लेते हो तो इसमें क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 माइनस V2, और ये आप लेते हो तो ये होता है आपका, देखो V इक्वल्स टू V2 माइनस V1। तो देखो आपको क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, एक ही ऑप्शन मिलेगा जो मैच करेगा। ठीक है, तो आप देखो आपका डी ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो फेजर डायग्राम से किए जाते हैं। क्लियर है, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजेंटली माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयज, ये देखो ये बेसिकली जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जितने भी आपने मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है उसमें जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़े उन सब में डैम्पिंग केयर रखी होती है, जो बेसिकली जो डैम्पिंग टॉर्क होता है उसके लिए करते हैं हम डैम्पिंग। ठीक है, तो कौन सी डैम्पिंग की है वो आपको पूछा जाता है बहुत। ठीक है, तो देखो जो आपका मूविंग आयरन होता है, ठीक है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। सिमिलरली देखो पीएमएमसी में आपकी होती है एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लूइड, मूविंग आयरन एयर, क्यूब मीटर एयर एंड वॉट मीटर एयर। एक आपका होता है मैगर, जो देखो मैंने स्टार्ट में आपको क्वेश्चन कराए थे 2-3 मैगर, इसमें भी आपकी होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये डैम्पिंग बहुत पूछी जाती है इसलिए आप इनको याद रखो, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करंट पासिंग थ्रू अ 10 ohm resistance is given by, करंट की इक्वेशन देती, द करंट इज मेजर्ड बाय अ पीएमएमसी। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था पीएमएमसी क्या मेजर करता है, आपका एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। और देखो ऐसी कोई भी इक्वेशन दी हो तो यानी ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी कौन सी होती है, एवरेज वैल्यू। तो ये पीएमएमसी क्या मेजर करेगा, 3 एम्पियर। अगर ये आपको एवरेज और आरएमएस वैल्यू में अगर दिक्कत होती है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया फंडामेंटल ऑफ एसी, उसमें मैंने आरएमएस और एवरेज वैल्यू किसी भी वेव फॉर्म के आप निकाल सकते हो, वो वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मैंने करंट, एक करंट इक्वेशन दी थी, इज मेजर बाय इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर, द मीटर विल रीड। अब देखो जो आपका इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर होता है ना, ये आपका बेसिकली आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये जो वेव फॉर्म है इसकी आपको आई आरएमएस निकालना पड़ेगा। तो आई आरएमएस देखो इसका क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1/2 10 का स्क्वायर, और ये आपका किस में आएगा, रूट में। तो देखो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, देखो ये आपकी देखो हो जाएगी 25। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये आएगा आपका अराउंड 75 रूट में। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सो ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि कितना करंट ये मेजर करेगा। ठीक है, an advantage of PMMC instrument is that it has high torque per weight ratio, इसका जो टॉर्क पर वेट रेशियो होता है वो सबसे हाई होता है। ठीक है, यानी ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है पीएमएमसी। मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डीसी ओनली, ये मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, अब देखो जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है हाफ करंट का स्क्वायर इंटू DL बाय डी थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने, तो बी हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर कैन नॉट मेजर एसी क्वांटिटीज, कौन सी होती है आपकी, पीएमएमसी, सी आंसर। रेक्टिफायर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड टू, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, देखो मूविंग कॉइल। ठीक है, सो मूविंग कॉइल आपकी सिर्फ किससे बात होती है, डीसी से, डीसी वैल्यू, यानी ये क्या मेजर करेगा, एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। द डेवलप टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का जो टॉर्क होता है वो होता है देखो हाफ वोल्टेज का स्क्वायर इंटू डी सी डिवाइड बाय डी थीटा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। A current of -8 plus 6 root 2 sin omega t plus 30 डिग्री is passed through the 3 मीटर, 3 मीटर है, ठीक है, अलग अलग उनसे ये जो इक्वेशन है, ये करंट है, ये पास किया जाता है। ठीक है, पहला है पीएमएमसी,
दूसरा है ट्रू आरएमएस मीटर, फिर है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो आप बताओ रीडिंग क्या होगी। सो देखो, जब आप पीएमएमसी की बात करते हो, सेकंड है आपका ट्रू आरएमएस मीटर, थर्ड है आपका मूविंग आयरन। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया। क्लियर है। तो देखो पीएमएमसी से जब भेजोगे तो ये कौन सी मेजर करेगा, एवरेज वैल्यू। तो ये जो करंट की इक्वेशन दे रखी है पूरी, इसमें आपकी एवरेज वैल्यू क्या है, माइनस का 8। ये हो जाएगा माइनस का 8 एम्पियर। आरएमएस के लिए इसके आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, तो आरएमएस देखो कैसे निकालेंगे, -8 का स्क्वायर प्लस 1/2 6√2 का होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट आपकी रूट में। और जो मूविंग आयरन है ये भी आपकी आरएमएस वैल्यू मेजर करती है, यानी जो आपकी ट्रू आरएमएस मीटर जो मेजर करेगा वही आपका मूविंग आयरन मेजर करेगा। देखो ये आपको हो जाएगा 64 प्लस ये आपको हो जाएगा देखो 1/2 इंटू 36 इंटू 2। तो देखो ये कैंसल, ये आपका आ जाएगा रूट में 100 यानी कि 10 एम्पियर। और ये मूविंग आयरन है ये भी आपका 10 एम्पियर मेजर करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -8 10 एम्पियर और 10 एम्पियर। जिस सीक्वेंस में आपको बोला है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, यानी जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसकी रेंज बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो। सो देखो ये बेसिकली पीएमएमसी में होता है। सपोज ये देखो आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी, ठीक है। आरएम उसका है मेजरिंग, बेसिकली जो मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो वाला, ठीक है। वीएम है जो मेजर करना है, आप मेजर करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। इसके साथ सीरीज में ये आरएससी रेजिस्टेंस। ज्यादा क्लियर है। तो देखो अगर आपको इस पर्टिकुलर मीटर की रेंज को बढ़ाना है, ठीक है, बेसिकली वोल्टेज की रेंज को बढ़ाना है। फिलहाल अभी सपोज ये मेजर करता है 50 वोल्ट तक, अब आप चाहते हो ये 100 वोल्ट को भी मेजर कर सके, यानी इसकी आपको रेंज बढ़ानी है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि बेसिकली क्या करो, तो सीरीज में ना इस इंस्ट्रूमेंट के साथ रेजिस्टेंस जोड़ देते हो। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। बेसिकली जैसे आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो सीरीज में आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये आपका आरएम, ठीक है। इन सब की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। सपोज देखो मैं ऐसी वैल्यू लिख लेता हूँ, ये 450 है, ये 4500, ये 5000, ये 5500 ओम। यानी कि क्या करते हो, हाई वैल्यू, जो ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत हाई हो उसको आप मीटर के साथ सीरीज में जोड़ देते हो अगर आपको रेंज बढ़ानी है, ठीक है। समझ गए, ये आप करते हो। अब देखो इसमें जो फॉर्मूले है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आपको सपोज जो ये पूछा जाता है आर एस सी की सीरीज में क्या रेजिस्टेंस जोड़े, ठीक है, जिससे बढ़ जाए, तो ये होता है देखो आर एम इंटू M-1। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपका फॉर्मूला आता है इस एम का फॉर्मूला होता है देखो आर एम प्लस आर एस सी डिवाइडेड बाय आर एम। ये एक तो ये वाला होता है, या फिर एक होता है आपका वोल्टेज डिवाइड बाय वी एम मेजर। अब देखो ये तो सिंपल फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल से समझो इस चीज को। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जांपल भी, कुछ ये चीजें आपको पूछी जाती है। सपोज करो कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट है, मीटर है, उसका जो इंटरनल या फिर जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 50 ओम। क्लियर है। अब जो मेजर कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट वो है आपका 1 वोल्ट, ठीक है। इतना ही ये मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता। अब आप चाहते हो कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना ये 10 वोल्ट मेजर करे, तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस सी, ठीक है। बेसिकली देखो अगर आप चाहते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट 10 वोल्ट मीटर करे, तो आप ये बताइए कि सीरीज में इसके साथ कितना रेजिस्टेंस का रजिस्टर आप कनेक्ट करोगे, ये आपको बताना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस सी इफ द मीटर नीड्स टू मेजर 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट अगर आपको मेजर करना है तो कितना सीरीज में आपको रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पहले आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले आप निकालेंगे एम की वैल्यू। तो एम क्या होता है, वी डिवाइड बाय वी एम, ठीक है। अब ये जो वी है ना ऊपर वाला, ये वो वैल्यू है जो आपको मेजर करनी है, कितनी है, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर का कितना है 1।
तो n की वैल्यू तो आपको मिल गई 10, ठीक है। अब सिंपल RSC की वैल्यू निकाल दो, कैसे निकलेगी देखो, RM कितना है आपका मीटर का 50 ओम मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 450 आपका ओम। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये जो मीटर है, इस मीटर के साथ अगर आप सीरीज में 450 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो ये मीटर है ना 10 वोल्ट को इजीली मेजर कर देगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो मीटर था उसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो इस वोल्ट मीटर की इंक्रीज करनी है रेंज, तो क्या हुआ, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज कनेक्टेड विद द वोल्ट मीटर। सिमिलरली देखो, ये अगर आपको अमीटर के लिए पूछा होता तो आप क्या करते हैं, इसका अपोजिट, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द अमीटर। क्लियर है, आगे देखते हैं। द प्राइमरी करंट इन अ सिटी इज डिक्टेटेड बाय, सो देखो सपोज ये आपका लोड लाइन है, ठीक है, और इसमें ये आपका है लोड करंट IL, तो ये आपका कोई सिटी कनेक्टेड है। क्लियर है, सो देखो अब सिटी में यहाँ पे ये करंट फ्लो होगा। अब ये जो करंट है इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, आपका लोड करंट। यानी सिटी में जो प्राइमरी करंट है उसकी वैल्यू डिसाइड करता है आपका लोड करंट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट, अब देखो पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर बेसिकली किसी भी एक फॉर्म, बेसिकली एनर्जी है, ठीक है, कोई भी एक एनर्जी है, उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो आपका ट्रांसड्यूसर करता है। क्लियर है। फिर आपका आता है देखो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे कौन सी हो सकती है, आपकी फोर्स हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अगर कन्वर्ट कर दें तो वो आपका हो जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। फिर आपका आता है इनवर्स ट्रांसड्यूसर। इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये होता है इनवर्स ट्रांसड्यूसर। तो देखो इसमें ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो इसमें कुछ चीजें है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर इनवर्स ट्रांसड्यूसर की बात करते हो, इनवर्स ट्रांसड्यूसर, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपको बहुत पूछा जाता है, वो होता है आपका फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, या फिर ट्रांसड्यूसर बोल दो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल बहुत पूछा जाता है ये। आगे देखते हैं। सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर आर, अब देखो जैसे आपने एलिमेंट्स पढ़े, एक होता है एक्टिव एलिमेंट, एक पैसिव एलिमेंट होता है, वैसे ही आपके ट्रांसड्यूसर में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होता है जिसको कोई भी अलग अलग से आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं देनी होती। जैसे आप देख लो पीवी सेल्स, यानी जो सोलर प्लेट्स लग रखी होती है, वो क्या करती है, डायरेक्ट सन से एनर्जी लेती है और आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट देती है। यानी आपने अलग से उस पीवी सेल में आपने एनर्जी सप्लाई नहीं की, कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दे रहे आप उसको, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटिंग कौन से हो गए, यानी जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, जो ऑटोमेटिक आउटपुट दे देते हैं आपको बिना कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिए हुए, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ जनरेटिंग में आपका आएगा एक्टिव। अब इसके जो एग्जांपल होते हैं वो आपको बहुत पूछे जाते हैं, तो देखो इसके एग्जांपल है, एक है थर्मोकपल, ठीक है, एक है आपका पीवी सेल, एक आपका है फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर, अब देखो आपने एक्टिव ट्रांसड्यूसर पढ़ लिया, पैसिव जस्ट उसका अपोजिट, यानी पैसिव में आपको अगर आउटपुट चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ेगी। क्लियर है, तो इसके एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके एग्जांपल होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेन गॉज, स्ट्रेन गॉज, ठीक है, दूसरा होता है थर्मिस्टर, ठीक है, तीसरा होता है एलवीडीटी। ये एग्जांपल आपको याद करने बहुत जरूरी है, ये एग्जांपल ही आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एलवीडीटी हो जाएगा इसका। Which of the following instrument, sorry, which of the following transducer is classified as an active transducer, तो ये मैंने आपको बता दिया कौन सा होता है, piezoelectric। Which of the following can act as an inverse transducer, कौन सा होगा आपका, एक ही है piezoelectric crystal। Which one of the following is not a transducer in any true sense, so देखो थर्मोकोपल एक ट्रांसड्यूसर है, piezoelectric एक ट्रांसड्यूसर है, और फोटोवोल्टेइक सेल भी एक ट्रांसड्यूसर है, एलसीडी ही आपका नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। Which one of the following gives Gauss factor of strain gauge,
तो यहाँ पे देखो कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले जो होते हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो आप अगर गॉस फैक्टर की बात करते हो यानी जीएफ, तो ये होता है देखो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। देखो ये कितना हो जाएगा, डेल आर डिवाइड बाय आर डिवाइडेड बाय डेल एल डिवाइड बाय एल, बिकॉज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल आर, ठीक है, और चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, डेल एल। तो ये आपका होता है गॉस फैक्टर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो ठीक है। अब देखो दूसरे एक दो फॉर्मूले और बता रहा हूँ मैं आपको, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सपोज आपको पूछता है स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बेसिकली होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन यानी जो आपकी डायमेंशन है कोई भी हो सकती है, लेंथ हो सकती है, डायमीटर हो सकता है, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय जो आपकी ओरिजिनल डायमेंशन है, ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो देखो इस स्ट्रेन से दो चीज आती है, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल बेसिकली लेंथ का मतलब होता है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितनी होगी, डेल एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, एल। तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। एक आपका होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, ये बेसिकली आपका डायमीटर से बात होती है इसमें। तो ये हो जाएगा डेल डी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर डी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब एक फॉर्मूला आता है आपका स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस का तो आपको पता ही होगा, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब आता है आपका यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है। ये आपका होता है रेशियो होता है, ये बेसिकली आपके जो लेटरल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसकी देखो वैल्यू रखो तो क्या मिलेगा आपको फॉर्मूला, स्ट्रेस आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन आपका क्या होता है, डेल एल अपॉन एल। तो ये आपका हो जाएगा देखो डेल एल और ये ऊपर एल, क्लियर है। तो ये आपका हो गया यंग्स मॉडुलस। अब एक आपका आता है, एक और टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, पॉइजन रेशियो, जिसको आप सिग्मा से लिखते हो, ठीक है। ये आपका होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो वैल्यूज रखेंगे सारी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपका लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, डेल एल डिवाइड बाय एल इंटू लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, एक सेकंड, लेटरल हो जाएगा डेल डी अपॉन डी, और ये आपका हो जाएगा डेल एल और ऊपर एल, ठीक है। तो ये पॉइजन, ये जितने भी फॉर्मूले मैंने बताया ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछेंगे, या फिर इनकी वैल्यूज दे रखी होगी और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक ये कॉस फैक्टर का फॉर्मूला देखो, और एक आपका ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला देखो। ये जो स्ट्रेन है ना, इसको आप ऐसे लिखते हो ई टाइप में, ठीक है। तो देखो अगर आप गॉस फैक्टर और ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है इसका फॉर्मूला लिखते हो, देखो कैसा होगा, डेल आर डिवाइड बाय आर डिवाइडेड बाय ई यानी स्ट्रेन, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एल अपॉन एल, यानी बी आंसर आपका करेक्ट है। The sensitivity factor of strain gauge is normally of the order of, ये आपका होता है 1.5 से लेके 2। A strain gauge with a resistance of 250 ohm undergoes a change of 0.15 ohm during a test. The strain is 1.5 into 10 to the power minus 4, then the gauge factor is, so देखो आपको रेजिस्टेंस कितना दिया है 250 ओम, और चेंज इन रेजिस्टेंस कितना दे दिया 0.15 ओम, ठीक है। और जो स्ट्रेन है यानी जो ई है वो क्या दिया आपको 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब आपको निकालना है गॉस फैक्टर।
अब देखो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है, डेल आर आर डिवाइड बाय स्ट्रेन। सो देखो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते अगर पेपर में आता तो। क्लियर है, इसलिए मैंने बोला था फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो देखो ये हो जाएगा आपका 250 डिवाइडेड बाय 0.1, एक सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10 की पावर -4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए गॉस फैक्टर आपको क्या मिला, 4। चलिए आगे देखते हैं। एलबीडीटी कैन बी यूज फॉर, अब देखो जो एलबीडीटी होता है ना, ये आपका एक तो फोर्स और एक आपका होता है स्ट्रेस, या तो फोर्स बोले या स्ट्रेस, इन दोनों को मेजर करने के लिए एलबीडीटी यूज होता है। तो ये हो जाएगा फोर्स मेजरमेंट इन अ बीम। When a line to ground fault occur, the current in a faulted phase is 100 ampere. The zero sequence current in this case will be. So देखो इसमें क्या बोला है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है। तो ये आपकी होगी 3 लाइन, ठीक है। सपोज ये आपका इसमें फॉल्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका है फॉल्ट इम्पेडेंस जेड, ये आपका ग्राउंड, ये आर फेज, ये वाई, ये बी। क्लियर है। तो इस केस में जो करंट होगा, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आपकी फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, देखो आपको पूछे जीरो सीक्वेंस यानी आई आर नॉट, आई आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्ट करंट कितना है आपका 100 एम्पियर डिवाइड बाय 3, तो ये आपका आ जाएगा 33.3 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। अब ये जो फॉल्ट है ना, अब देखो आपके 3 फॉल्ट होते हैं, एक तो होता है लाइन टू लाइन, एक होता है लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, एक आपको होता है लाइन टू ग्राउंड। अब ये जो 3 फॉल्ट है ना, ये सारे क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो इनको भी आप पढ़ो। आगे देखते हैं। A three-phase 400-volt 50 Hz 4-pole induction motor is fed from a three-phase 400-volt supply and runs at 1425 rpm. The frequency of the rotor EMF is, so rotor EMF की आपको frequency बतानी है। तो देखो जीरो हो नहीं सकती, इतनी ज्यादा कभी होती नहीं, एक ऑप्शन बचा 2.5 हर्ट्ज, आपको निकालनी है तो आप निकाल भी सकते हो। देखो कैसे, सिंपल, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको NS निकालना पड़ेगा, NS निकलेगा 120 F बाई P से, ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे, स्लिप, स्लिप क्या हो जाएगी, NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS, और ये जो N है इसकी वैल्यू आपको दी है 1425। फिर आपको निकालनी है रोटर फ्रीक्वेंसी यानी FR, वो क्या हो जाएगा, स्लिप टाइम्स सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज। क्लियर है, तो ऐसे निकल जाएगी आपकी। द फील्ड कोइल ऑफ अ डायनामो हैव एन इंडक्टेंस ऑफ 8 हेनरी एंड हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम आर कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या है, डीसी सोर्स, ठीक है ना। तो डीसी सोर्स है, तो डीसी के केस में इंडक्टर किस तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी ये 8 हेनरी एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक पूरे सर्किट में, पूरी वाइंडिंग में सिर्फ एक 60 ओम का रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना फ्लो हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय 60 यानी कि 2 एम्पियर। क्लियर है, सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन अ बीजेटी विथ अल्फा इक्वल टू 0.98 बीटा इज इक्वल टू, सो देखो ये जो अल्फा होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, करंट गेन। ये भी आपको पूछा जाता है कि करंट गेन होता है। अब ये करंट गेन किसका होता है, ये आपका होता है कॉमन बेस कनेक्शन का, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कोई ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जो बीजेटी है, उसमें अगर आप कॉमन बेस कनेक्शन यूज करते हो और फिर करंट गेन निकालते हो तो वो होता है अल्फा। इसकी वैल्यू हमेशा 0.98 हमेशा 1 से कम होती है। बेसिकली अल्फा जो होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमीटर करंट। ठीक है, अब सिंस देखो जो एमीटर करंट होता है आई एमीटर, वो होता है आई कलेक्टर प्लस आई बेस, यानी देखो अब ये जो एमीटर करंट है ये ऑब्वियसली बात है कलेक्टर करंट से तो ज्यादा ही होगा, बिकॉज इसमें बेस करंट भी जुड़ रहा है। तो सिंस ये टोटल ये जो आई है ये ज्यादा होता है, तो उससे ये अल्फा कम होता है, तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, और ये जो रिलेशन है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन भी बहुत बार पूछा जाता है। अब ये जो बीटा है, ठीक है, ये भी आपका करंट गेन ही होता है, करंट गेन, ठीक है। ये आपका होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। क्लियर है, इसका अगर
फॉर्मूला लिखे तो देखो बीटा इक्वल्स टू आई कलेक्टर अपॉन आई बेस। सिंस बेस की वैल्यू हमेशा कलेक्टर से कम होती है, उस वजह से बीटा की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में आप रिलेशन लिखते हो तो देखो बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है, और अगर अल्फा की टर्म में लिखते हो तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 + बीटा। कोई एक रिलेशन याद रखिए, ठीक है, दूसरा ऑटोमेटिक उससे थोड़ा रिवर्स ही है। तो यहाँ पे आपको बीटा की वैल्यू चाहिए, तो देखो कितनी हो जाएगी, बीटा इक्वल्स टू 0.98 डिवाइडेड बाई 0.02। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 49, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, अब देखो जब शॉर्ट सर्किट करते हो किसी भी ब्रांच को तो वहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। तो करंट क्या फ्लो होगा, इनफाइनाइट, यानी बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो इनफाइनाइट। A transistor has a current gain of 0.99 in common base mode। ठीक है, तो मैंने बताया था देखो कॉमन बेस मोड में अगर जो भी करंट गेन दे रखा है वो आपकी बेसिकली अल्फा की वैल्यू होती है। तो अल्फा इसमें दिया आपको 0.99। इट्स करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर, यानी कॉमन कलेक्टर मोड में आपका करंट गेन कितना होगा। तो जो कॉमन कलेक्टर में करंट गेन होता है उसको आप गामा से लिखते हो ऐसा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बीटा +1। ठीक है, अब देखो बीटा और अल्फा के बीच में आपको रिलेशन पता है क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा +1। तो सिंपल, अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू रखो 0.99 डिवाइडेड बाई 0.01 +1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100, यानी आपका करंट गेन क्या आया जब ये कॉमन कलेक्टर में है तो 100। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। द सर्ज इम्पेडेंस ऑफ अ 100 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल इज 50 ओम। द सर्ज इम्पेडेंस ऑफ 40 किलोमीटर लॉन्ग सिमिलर केबल वुड बी। अब देखो जो सर्ज इम्पेडेंस होता है, सर्ज इम्पेडेंस, ये आपका ना लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप 1000 किलोमीटर लंबी केबल लाओ या फिर 100 किलोमीटर लंबी केबल लाओ। ठीक है, दोनों का ही आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। क्लियर है, तो देखो इसने क्या बोला, जो 100 किलोमीटर की लाइन है, ठीक है, इसके लिए आपका है 50 ओम। तो आप ये बताइए 40 किलोमीटर के लिए कितना होगा, सेम, बिकॉज सर्ज इम्पेडेंस लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता। तो बी आंसर। ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी देखो जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, सिर्फ जब आपका जो टर्न्स रेशियो होता है, ठीक है, वो आपका बहुत कम होता है, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना वोल्टेज फ्लक्चुएशन की कम ज्यादा करने वाली, वो बहुत कम है ना अगर आपकी रिक्वायरमेंट, तभी आपका यूज होता है। सो व्हेन द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज स्मॉल, या फिर व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज स्मॉल। A lap wound DC machine has 400 conductor and 8 poles। अब देखो यहाँ पे पहले तो इस क्वेश्चन में बोला इसने लैप पाउंड, ठीक है, तो देखो L E P, तो ये क्या है A और P, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो 5 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पोल्स के। नंबर ऑफ पोल इसने अगर 8 दिए तो पाथ कितने होंगे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सारे किस में कनेक्ट होंगे, पैरेलल में। ये कुछ इस टाइप के आपने बाइंडिंग कर रखी होगी, ठीक है इसमें। तो देखो फिर इसने क्या बोला, द वोल्टेज इंड्यूस पर कंडक्टर कितना है 2 वोल्ट। ठीक है, अब ये बताना है कि मशीन कितना वोल्टेज जनरेट कर रही है। तो पहले ये बताओ टोटल कंडक्टर कितने 400, ठीक है, पाथ कितने 8, तो एक सिंगल पाथ के लिए आपको कंडक्टर कितने मिलेंगे, तो 400 डिवाइडेड बाई 8 कितने आ गई आपके 50, यानी इस एक पाथ में आपके टोटल 50 कंडक्टर है। सिमिलरली इसके लिए भी 50 कंडक्टर है, ऐसे सबके लिए क्या है 50 कंडक्टर। अब एक कंडक्टर कितने वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है 2 वोल्ट, तो 50 कंडक्टर कितने प्रोड्यूस करेगा 50 इंटू 2 यानी 100 वोल्ट। अब सारे कंडक्टर कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 वोल्ट। अब सारे पैरेलल में है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा 100 वोल्ट, बिकॉज पैरेलल में सारे वोल्टेज सेम होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा ए। रिलक्टेंस डिपेंड अपॉन, अब देखो जैसे आपका रेजिस्टेंस होता है ना जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, वैसे आपका मैग्नेटिक सर्किट में एक टर्म होती है रिलक्टेंस जो आपके फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है। तो जब रिलक्टेंस का आप फॉर्मूला देखते हो इसको आप एस से लिखते हो, एस इक्वल्स टू 1/ओमेगा सॉरी म्यू एल अपॉन ए। ठीक है, तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, और परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है, तो सब पे डिपेंड करता है ये। If length of a material is remain same while diameter of material is become half, what will be the new resistance?
तो पहले आप क्या करो, रेजिस्टेंस और डायमीटर के बीच में रिलेशन निकालो। तो देखो R इक्वल टू रो L बाई ए, सो रो L बाय पाई आर स्क्वायर। इसको सिंपल और मॉडिफाई करो तो रो L अपॉन पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर, बिकॉज जो रेडियस है, बिकॉज जो डायमीटर होता है वो क्या लिखते हो आप उसको 2R, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या होगी डी बाई टू। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि रेजिस्टेंस आपका 4 बाय पाई डी स्क्वायर, अगर डायमीटर की टर्म में लिखो तो ये आपका रिलेशन होता है। क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हो, डायमीटर को आधा कर रहे हो, बाकी सब चीजें सेम रख रहे हो, ठीक है। तो उस टाइम रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R डैश, तो उस टाइम क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई, डायमीटर मैंने आधा कर दिया तो डी बाई टू कर दिया, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 4 बाय पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, ठीक है, बिकॉज ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये वाली जो टर्म है ये आपकी क्या है, पहले जो था वही, तो यहाँ से R डैश आपको क्या मिला 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस, यानी कितना बढ़ जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी ए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अब देखो हेनरी आपकी इंडक्टेंस की यूनिट होती है और वोल्ट सेकंड पर एम्पियर ये भी आपकी इंडक्टेंस की यूनिट होती है, बट कूलॉम पर वोल्ट एम्पियर होती है ना, ये आपकी इंडक्टर की यूनिट नहीं है इंडक्टेंस की बेसिकली, ठीक है। बाय रोटर इज स्क्यूड, यानी जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें आप जो रोटर्स होते हैं, रोटर बार होती है, उसको आप टेढ़ा क्यों कर देते हो, बिकॉज आपको क्या होता है, कौन सा फिनोमेना होता है, एक होता है कॉगिंग, एक होता है क्रॉलिंग, ठीक है। तो जो आपका कॉगिंग होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करते हो, रोटर कंडक्टर्स को स्क्यूड कर देते हो, और जो लॉकिंग टेंडेंसी होती है उसको भी रिड्यूस करने के लिए। ये देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। अब देखो एक होता है ऑयल्ड फील्ड पेपर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट वाले होते हैं ये आपके शॉर्ट पीरियड के लिए यूज होते हैं, और जो ऑयल वाले होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होते हैं। इफ कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड व्हाट विल हैपन टू द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो देखो कोई आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, वो बेसिकली ऑपरेट होती है, उसमें आप दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग एक रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। ये सपोज आपका कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है जिसमें आपकी मोटर कंप्लीटली ऑपरेट होती है, ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है जो आप स्टार्टिंग में लगाते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सपोज आपने क्या किया, कैपेसिटर को क्या कर दिया आपने, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, इफ कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड व्हाट विल हैपन टू द इंडक्शन मोटर। यानी सपोज करो आपका जो रोटर है, ठीक है, वो इनिशियली रन कर रहा है अच्छे से, फिर एकदम से क्या हुआ, ये जो कैपेसिटर है ये आपका क्या हुआ, शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो मशीन जो एक बार घूम गई, कैपेसिटर का काम क्या होता है, आपके घर में जो फैन लगा है उसमें कैपेसिटर का काम क्या होता है कि आपके उस फैन को स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर दे और फैन चालू हो जाए। तो एक बार अगर आपका फैन चालू हो गया उसके बाद तो आप चाहो तो कैपेसिटर को रिमूव कर दो, उसकी बेसिकली उसके रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जैसे घूम रहा है वैसे ही घूमेगा अभी भी, ठीक है। तो बेसिकली अगर कैपेसिटर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर जो होगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वो रुकेगी नहीं, ठीक है, वो सेम वैसे ही चलती जाएगी, यानी वोंट स्टॉप। रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंसेस क्या होता है आपका, परमियंस। ये सब बेसिक चीजें मैं सेट 1 और सेट 2 और सेट 3 में बता चुका हूँ। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन मैग्नेटिक टेप, ये आपकी होती है हिस्टेरेसिस मोटर, ठीक है। ये सब मैं आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर जो मैंने सारी मोटर्स बता दी है और सबके एप्लीकेशंस भी आपको बता दिए, तो आप वो देख सकते हो अगर आपको सिंगल फेज एसी मोटर्स पढ़नी है तो। एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट टू, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में आप एयर गैप क्यों इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। बेसिकली देखो सपोज ये आपको इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपने क्या किया, ये जो यहाँ पे है ना, ये आपने एयर गैप यहाँ पे रखा, जान करके रखा है, ठीक है, एयर गैप रखा है। ये हम इसलिए रखते हैं ताकि ये जो मटेरियल है ना आपका, ये आपका सेचुरेट ना हो जाए, ठीक है। सेचुरेशन को रोकने के लिए हम एयर गैप इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये जो एयर गैप इंट्रोड्यूस करते हैं ना, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग, ये भी आपको पूछा जाता है, फ्रिंजिंग, ठीक है, फ्रिंजिंग बोलते हैं। तो ये क्यों करते हैं हम, ताकि सेचुरेशन ना हो आपके मटेरियल का। क्लियर है? स्पीड ऑफ मोटर और फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज 4 पोल मोटर इज, ये तो सिंपल है, 120 एफ अपॉन पी। ये कितना जाएगा आपका, देखो 4 से जाएगा
30 टाइम्स 6 3 18 यानी 1800 RPM. Silicon steel is used in electrical machine because it has low hysteresis loss. जो hysteresis loss बहुत कम होते हैं, इसलिए हम सिलिकॉन स्टील को यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन में. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, आपको देखो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ठीक है. अब ये बताना सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है. तो आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा पोल्स जो होते हैं ना, पोल्स और जीरो आपने पढ़े होंगे, जो पोल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा. तो पोल्स के लिए हम क्या करते हैं, पोल्स फाइंड करने के लिए जो आपका डिनोमिनेटर होता है इसको जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं और इसके रूट्स निकालते हैं. तो एस प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एस की वैल्यू क्या आई -1. अब ये जो वैल्यू है ना इसकी, ये आपके पोल्स है, इस पर्टिकुलर CLTF यानी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स है s इक्वल टू -1. अब इसको हम एस प्लेन डायग्राम में प्लॉट करते हैं. ये आपका एस प्लेन डायग्राम होता है, ठीक है. ये रियल और ये इमेजिनरी क्वांटिटी. इस साइड आता है ये 1 2 3, इस साइड आता है -1 -2 -3. अब तो पोल्स क्या मिला आपको -1, यानी कि ये वाला पोल को आप हमेशा क्रॉस से डिनोट करते हो ऐसे, ठीक है. अगर जीरो होते हैं तो जीरो बनाते हैं. तो देखो अगर कोई भी आपका पोल है वो लेफ्ट हैंड साइड आए यानी LHS या आपकी RHS, ठीक है. अगर इस वाली साइड आए तो ये आपका सिस्टम होगा स्टेबल. अगर राइट हैंड साइड आए तो ये आपका होगा अनस्टेबल, ठीक है. और अगर इस एक्सिस पे आए, इमेजिनरी एक्सिस पे, तो वो आपका सिस्टम होगा मार्जिनली स्टेबल. अगर आपको और जानना है कंट्रोल सिस्टम में तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, वो आप देख सकते हो, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका स्टेबल, बिकॉज इसके जो पोल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं. Two 10 ohm resistance are connected in parallel. Effective resistance will be 10/2 5 ohm. For 100 tons as primary, 1000 watt and 50 tons secondary transformer will have output power of, अब देखो ट्रांसफार्मर में आपकी जो इनपुट पावर होती है वही आउटपुट पावर होती है, पावर आपकी कांस्टेंट रहती है. क्लियर है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000 watt. Two couple coil of L1 0.8 Henry and L2 0.2 Henry having a coupling coefficient K equals to 0.9, the mutual inductance M will be. So M equals to क्या होता है फॉर्मूला K रूट L1 L2, ठीक है. तो देखो सारी वैल्यूज पुट करो 0.9. अब K1 की L1 की वैल्यू कितनी है 0.8 मल्टीप्लाई 0.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा ये M इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा देखो 0.9 रूट 0.8 8 टू 16 यानी 0.16, ठीक है. तो ये आपका देखो राउंड हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई, अब देखो ये आपका हो जाएगा, अब देखो ये आपका हो जाएगा 4/10, ठीक है, यानी कि 0.4. सो 0.9 इंटू 0.4, या तो ये आपका आ जाएगा 0.36, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी कंपेयर टू अदर मोटर इज, क्या होती है हाई, बिकॉज ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, बाकी जितनी भी अलग मोटर है वो सारी आपकी रोटेटिंग पार्ट होता है उसमें, इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम होती है. फॉर पावर मेजरमेंट ऑफ 3-phase सर्किट बाय 2 watt मीटर मेथड व्हेन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5 लैगिंग. तो इसका मतलब क्या है, अब देखो इसमें आपको कंडीशन नहीं पूछी, इसने बोला है आपको पावर को क्या करना है मेजर करना है. इसने ये नहीं बोला कि किस तरह इंस्ट्रूमेंट आपके काम करेंगे. तो देखो अगर आपको पावर मेजर करनी है, ठीक है, जब आपका पावर फैक्टर 0.5 से कम है तब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वॉट मीटर है 2 वॉट मीटर है तो उनमें से एक वॉट मीटर का आपका जो कनेक्शन है ना उसको रिवर्स करना पड़ेगा, फिर जो पावर जो मिली है उनको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको पावर मेजरमेंट पावर आपकी मेजर होगी उस सर्किट में. क्लियर है. तो इसका आंसर हो जाएगा वन ऑफ द वॉट मीटर कनेक्शन विल हैव टू बी रिवर्स. Which material is preferred in permanent magnet, आपका होता है सॉफ्ट आयरन. As per Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in a conductor whenever it, so देखो किसी भी कंडक्टर में आपका EMF इंड्यूस होता है जब वो कंडक्टर जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको कट करेगा. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. सो बस आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू वेरी मच.